Hello, I am Vivek, and this is the sixth lecture of the series in which we are solving PYQs of CSAT papers 2010 onwards. So, in the last class, we were discussing about time, speed, and distance. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसके. देर आर फ्यू रिमेनिंग, तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर दैट देर आर फ्यू अदर थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस. तो उसमें से पहला तो ये है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसको हिंदी में करिए. लाइक वीडियो पे भी शायद एक दो ने कमेंट किया था, बाकी टेलीग्राम पे मेरे को अलग से बोला था कि आप इसको हिंदी में करिए. तो मैंने तो वैसे रिप्लाई कर दिया था, बट फिर भी अगर आगे किसी के मन में थॉट आया कि हिंदी में करिए बोलता हूँ, तो उसके लिए बता रहा हूँ कि हिंदी में मतलब प्योर हिंदी में करना पॉसिबल नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है ना. अब एक्सप्लेनेशन इस सीरीज में ऑलमोस्ट मोर और लेस हिंदी में ही रह रही है ना. सिर्फ लिखा होता है इंग्लिश में, और जो लिखा होता है उसको भी कॉम्प्रहेंड करना इतना कुछ मुश्किल नहीं है, राइट. आपको मैथ्स वाले पार्ट में, एलआर वाले पार्ट में, डीआई, इन सब में क्या बेसिकली नंबर ही तो देखने होते हैं. ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स इंग्लिश तो यूज़ नहीं करता यूपीएससी, राइट. तो अगर आप हिंदी में भी सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसा है ना कि एक बार आप ये वीडियो पूरी देखेंगे सीरीज, और आपको पैरेलली खुद से भी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, राइट. तो जब खुद से, और एमसीक्यूज कौन से, पीवाईक्यूज वाले, मतलब और भी करना हो तो करिए, बट मतलब मेरा कंसर्न इतना कि आप पीवाईक्यूज वाले जरूर करिए खुद से. जब खुद से करेंगे तो प्योर हिंदी वाला पढ़िए. आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो समझने में तो बताइएगा, है ना. दिक्कत नहीं होगी कहीं भी, राइट, क्योंकि बोल तो मैं पूरा ऑलमोस्ट हिंदी में ही रहा हूँ, और इसमें मैं क्वेश्चन भी अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है. और आप भी मतलब पढ़ोगे तो सीधा इसमें लिखा है 12 किलोमीटर, है ना. तो आपको बस इतना चीज़ें तो उठाना है कि 12 किलोमीटर का मार्क था, 80% कुछ दिया हुआ है, क्या कुछ टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, ऐसा कुछ. तो हिंदी इंग्लिश में उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रूरत भी नहीं है. तो हिंदी में तो मतलब नहीं हो पाएगी ये सीरीज प्योर हिंदी. बाकी चल तो ऑलमोस्ट हिंदी में ही रहा है, बट आप एकदम हिंदी चाहते हो बहुत, है ना, तो वो तो नहीं हो पाएगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं. देन सेकेंड ये कि हाँ, आप लोग को अगर डाउट है कुछ इसमें वीडियो में, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो, है ना. कमेंट को भी मैं ट्राई करूँगा रिस्पॉन्ड कर दूँ, या फिर आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में देखना, टेलीग्राम की डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप वहाँ पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो कि सर ऐसा कुछ, मतलब सर नहीं है ना, वैसे बेटर होगा कब विवेक ही बोले, बट जो भी है. तो आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो कि ठीक है ऐसा कुछ डाउट है मेरे को, या ये कंसर्न है, ये ऐसा पूछना था. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड अगर कुछ रेलेवेंट आपने बोला है तो. रेलेवेंट वाली चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा. रेलेवेंट बोला है तो ही एक्सपेक्ट करिए कि मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा. देन फिर शायद कोई व्हाट्सएप का नंबर मांग रहा था, उसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं. अगर आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है. नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक बार, अगर व्हाट्सएप पे टाइम दे रहे हैं तो उससे बेटर टेलीग्राम पे, है ना. टेलीग्राम इंस्टॉल करिए और उससे मेरे को टेक्स्ट करिए अगर आपको कुछ डाउट है. अदरवाइज़ अगर कुछ छोटा मोटा है तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं, या कुछ बहुत ही डिटेल में पूछना है तो मैं मेल आईडी भी दे दूँगा, उस पर भी आप बता सकते हैं, राइट. बट हाँ, ये टेलीग्राम का थोड़ा ये देख लेना कि जैसे मतलब इसको लोग हर कोई अपने हिसाब से यूज़ करता है ना. कुछ हैं जो मार्केटिंग, पब्लिसिटी, इन सब के लिए यूज़ कर रहे हैं. कुछ हैं जो अपने किसी कंटेंट को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. कुछ हैं जो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. कुछ हैं जो अपनी पूरी कोचिंग इसी पे चला रहे हैं, है ना. कुछ हैं जो कहीं से भी मटेरियल उठाया उन्होंने फ्री का है, जैसा भी है उसको बेच रहे हैं, है ना. कुछ हैं जो चिट चैट के लिए यूज़ कर रहे हैं. कुछ हैं जो डेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना. कुछ हैं जो जेन्युइनली कुछ पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो मतलब हर टाइप का है. तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैसे यूज़ करिए, मतलब बहुत सही है वह, है ना. हर कोई अपने हिसाब से उसको यूज़ कर रहा है, चल रहा है सही सब कुछ, ठीक है. बट आप ये मत एक्सपेक्ट, मतलब ऐसा करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ करिए. बस आप इतना मत एक्सपेक्ट करिए कि आप जैसे आप यूज़ कर रहे हैं वैसे सामने वाला भी यूज़ कर रहा है. अगर आप इसको चिट चैट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये मत एक्सपेक्ट करिए कभी सामने वाला भी वैसे ही कर रहा है. या मान लीजिए आप डेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना. जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे वैसी बात करिए, चलें. बट ये एक्सपेक्ट करना, ये एज्यूम करना कि सामने वाला भी वही कर रहा होगा या यही करेगा तो सही है, वो गलत है थोड़ा, है ना. ये मैंने इररिलेवेंट जो मैसेजेस हैं उनके बारे में बताया, मतलब मोस्टली, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, है ना. मोस्टली तो यही होता है कि ठीक है सब अच्छी सीरीज है, ये वो थोड़े बहुत डाउट होते हैं इन जनरल सी सेट से रिगार्डिंग, या वैसा कुछ, ठीक है, सब एड्रेस हो गया, यहाँ तक सब कुछ सही है, मैं मोस्टली रिप्लाई कर देता हूँ. देन उसके बाद थोड़ा सा, है ना, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, आप करा क्या है, कर क्या रहे हो, या करोगे क्या, क्या क्या नहीं किया, तो थोड़ा बहुत मतलब वैसे ये भी
इरेलीवेंट ही मानता हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत रिप्लाई कर देता हूँ, है ना। फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, अभी क्या कर रहे हो, है ना। मैं अभी क्या कर रहा हूँ वो आपकी कंसर्न क्यों है, राइट। ये सब मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल केसेस हैं जो हो चुके हैं, वो बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप ऐसे कोई मैसेज करेंगे तो ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं होगा। देन इसके बाद थोड़ा और फिर मैं रिप्लाई करना, क्योंकि ये सब बहुत इरेलीवेंट हो गए, वहाँ से बंद कर देता हूँ। देन उसके बाद बड़े ही बोरिंग हो आप, तो मैंने तो ऐसा सोचा था। भाई आपने कैसा सोचा था उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉन्फिडेंस तो आपका नेक्स्ट लेवल है ये बात करने में, राइट। कि मतलब आप मुझे मेरे बारे में बता रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं इसको बता देता हूँ, इसको सब पता नहीं है ना, इसको पता नहीं है कि ये ऐसा है, इसको मैं बता देता हूँ, उसको ज़रूरत है जानने की, राइट। तो यही कॉन्फिडेंस रखिए यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पे, राइट। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इरेलीवेंट मैसेज नहीं कर, मतलब रेलेवेंट रखिएगा। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड। व्हाट्सएप नंबर का कोई सीन नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। हिंदी का भी, प्योर हिंदी का भी कोई सीन नहीं है। टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे, अगर रेलेवेंट है तो मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ रनर वॉज क्रॉस, ये क्वेश्चन अभी लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में ही है। लास्ट क्लास में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कवर किया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं। When a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run? ठीक है, तो अभी 12 किलोमीटर्स का मार्क जब रनर ने क्रॉस किया तब उसको बताया गया कि 80% ऑफ द रेस कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बताना है कि टोटल रेस जो थी, यानी जो रेसिंग ट्रैक था, उसकी लेंथ कितनी है। यार इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा ये बताइए, हाँ अभी तक हमने इतना किया, इसमें क्या हिंदी वालों को कुछ दिक्कत हुई क्या? भाई उनको समझ आया ना कि 12 किलोमीटर वाला मार्क है, वहाँ पे है अभी, अब वो 80% है। और पूछा क्या है कि स्पीड पूछी, टोटल ट्रैक की लेंथ पूछी है कि कितना रेस कितनी लंबी थी, यानी रेस ट्रैक कितना लंबा था। या तो हिंदी इंग्लिश का इतना कुछ इसमें सीन है नहीं, क्योंकि प्योर मैथ्स ही तो चल रहा है, राइट। और मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ, तो बाई लैंग्वेज भी है और लैंग्वेज पे डिपेंडेंट भी कम है। तो मतलब आप हिंदी वाले आराम से मैनेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि भाई टोटल लेंथ कितनी थी, x किलोमीटर्स। x किलोमीटर्स थी। अभी क्या है कि 12 किलोमीटर चली है वो, एंड देन 80% ऑफ द रेस कंप्लीट है। तो x का 80% कितना होगा? 80% मीन्स 80/100, राइट। परसेंट मीन्स वॉट एवर परसेंट डिवाइड बाई 100, तो x इंटू 80/100। अब ये 80% है टोटल रेस ट्रैक का। अब वो दिया कितना है? 12 किलोमीटर। इक्वेट कर देते हैं इनको, तो 4/5। x की लेंथ बतानी है अपने को, 12 इंटू, मतलब x बताना था, 12 इंटू 5/4, 3, 15। तो लेंथ कितनी आई? 15 किलोमीटर का ट्रैक था। तो 12 किलोमीटर जब पहुंचेगी तो 80% लेंथ कवर कर चुकी होगी, राइट। आप ऐसे भी निकाल लीजिए ना, 15 का 80% कितना होगा? 4, 5, 3, 12 ही तो आ रहा है, 12, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। X, Y, Z are 3 contestants in a race of 1000 meter. Okay, assume that all run with different uniform speeds. X gives Y a start of 40 meter and X gives Z a start of 64 meter. If Y and Z were to compete in a race of, ठीक है, 1000 meter, how many meters will, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसका आप समझिएगा प्रॉपर, इसमें एक गलती कर सकते हैं लोग। तो क्या दिया हुआ है, XYZ जो है 1000 मीटर, दैट इज़ 1 किलोमीटर का रेस ट्रैक है, उस पर कम्पीट करेंगे। बट इसमें ऐसा होता है क्योंकि X की स्पीड सबसे ज़्यादा है Y और Z से ज़्यादा, तो X क्या करता है, इन लोग को कुछ स्टार्ट देता है, Y को और Z को स्टार्ट देता है। का मतलब क्या है, जैसे ये मान लेते हैं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ये पूरा लेंथ, ट्रैक की लेंथ कितनी है? 1000 मीटर। इसको हम मान लेते हैं 40 मीटर,
इतना पोर्शन, ये इतना, और ये पूरे को मानते हैं हम 64 मीटर, राइट। तो ये मार्किंग्स हैं, ए से स्टार्ट करके बी तक जाना है। टोटल लेंथ 1000 मीटर है, ये कुछ लेंथ मैंने मार्क की है 40 मीटर की, ये 64 मीटर की। तो ये बोल रहा है एक्स गिव्स वाई स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, यानी कि एक्स तो अपना इनिशियली जहाँ जो पोजीशन है 1000 किलोमीटर वहीं से दौड़ना स्टार्ट करेगा, बट वाई को बोला कि ठीक है तुम्हारी स्पीड उतनी नहीं है तो थोड़ा आगे चले जाओ, है ना। तो मतलब कंपटीशन को थोड़ा इक्वल करने के लिए या थोड़ा सा इक्वेट करने के लिए उसने बोला कि ठीक है थोड़ा आगे चले जाओ, 40 मीटर चले जाओ, वहाँ से तुम 40 मीटर से दौड़ना, मैं इनिशियली स्टार्ट से दौड़ूंगा, देन देखते हैं कौन जीतता है। तो अपना जो वाई था वो यहाँ पे आ गया, एक्स ने तो यहीं से स्टार्ट करा था 0 से। देन जेड का क्या है, जेड को बोला एक्स ने कि तुम तो और भी धीमे दौड़ते हो, है ना, तुम तो एक्स वाई से भी धीमे दौड़ते हो, तो एक काम करो तुम थोड़ा और लंबा स्टार्ट ले लो। तो उसको दिया 64 मीटर का स्टार्ट। तो एक्स कहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, 0 मीटर मार्किंग से, है ना। ये मान लेते हैं मार्किंग है 0 मीटर की, ये मार्किंग है अपनी 1000 मीटर की, ये 40 मीटर है, ये 64 मीटर है, राइट। तो एक्स 0 मीटर से दौड़ेगा और 1000 तक जाना है, वाई को 40 से दौड़ेगा और जेड 64 से दौड़ेगा। तो अभी हमें ये बताना है कि ओके ठीक है, रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड 6, ठीक है। इफ वाई एंड जेड वर टू compete in a race of 1000 मीटर, हाउ मेनी मीटर्स विल वाई गिव टू जेड, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है कि अगर वाई और जेड को 1000 मीटर की रेस में compete करना था तो ये वाई और जेड को कितना, वाई जो है जेड को कितना स्टार्ट देगा, राइट। अभी स्टार्ट देगा में आप देख रहे हो कि इसने एक्स ने वाई को 40 मीटर का दिया था और जेड को 64 मीटर का दिया था। स्टार्ट देने का मतलब ये है कि उतने टाइम तक सभी लोग जैसे अभी एक्स ने वाई को 40 मीटर का स्टार्ट दिया और जेड को 64 मीटर का स्टार्ट दिया, तो अभी ये लोग क्या करते हैं कि 1000 मीटर वाली जो पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट बी पे साथ में पहुंचेंगे। अगर सारे 0 से स्टार्ट करते तो ऑब्वियसली एक्स विनर होता है इनका, वाई के सेकंड रैंक आती, जेड की थर्ड रैंक आती। बट इसने क्या किया एक्स ने बोला वाई को तुम थोड़ा आगे से दौड़ लेना 40 मीटर से, और जेड को बोला तुम थोड़ा और आगे निकल जाओ 64 से दौड़ना। तो ये एग्जैक्टली कितने आगे से भेजना है वो डिपेंड करता है कि इनकी स्पीड कितनी है, सो दैट दे कैन रीच द पॉइंट बी दैट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द रेस एट द सेम टाइम। तो ये बी सारे सेम टाइम पे पहुँचेंगे। तो एक्स जब 1000 मीटर कवर करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्स यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर है, उतने में वाई कितना कवर करेगा, 1000 टोटल था -40, क्योंकि वो 40 से दौड़ना स्टार्ट किया था, तो कितना हो गया 960 मीटर। तो जेड कितना कवर करेगा, जेड 64 से दौड़ा है और 1000 मीटर तक जाना है, तो 936 मीटर, है ना। अब आप देख रहे हो कि इनमें कितना डिफरेंस है, 24 का, मतलब वही यहाँ भी था 24 का। तो अब ये बोल रहा है कि 1000 मीटर की अगर रेस होती तो वाई जो है जेड को कितना स्टार्ट देता। तो यहाँ पे कुछ लोग 24 सोच सकते हैं, फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में 24 ऑप्शन में है नहीं तो अगर 24 भी कोई ऑप्शन होता तो कुछ लोग उसको भी टिक कर देते हैं, राइट। क्योंकि एक्स 0 पे है, वाई जो है 40 पे स्टार्ट कर रहा है, जेड जो 64 पे स्टार्ट कर रहा है, सब साथ में पहुँच रहे हैं 1000 मीटर पे। तो बोल दोगे कि हाँ ठीक है 24 का डिफरेंस है तो 24 का स्टार्ट दिया। बट एक्चुअली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है इफ़ वाई एंड जेड वर टू compete इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, इसमें एक्स की कोई बात ही नहीं करी है, बोला वाई और जेड को 1000 मीटर की रेस में compete करना है तो कितना स्टार्ट देगा। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि मान लो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, वाई ने यहाँ से स्टार्ट किया, जेड कहीं यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये पूरा डिस्टेंस है 1000 मीटर। तो ये पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितनी है बता दो, राइट। आपको डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वाई भी तो स्टार्ट से नहीं दौड़ रहा था ना, वाई भी 40 मीटर से दौड़ रहा था। तो इस केस में लेते तो रेस कितनी हो जाती 9। अगर ये वाला केस लेते, यहाँ से ऐसे कट कर देते, वाई यहाँ से दौड़ रहा है, जेड यहाँ से दौड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेस कितने, इसकी डिस्टेंस कितनी हुई 960 मीटर। तो ये तो 960 मीटर की रेस हो जाती ना। बट बोला नहीं ए को भी स्टार्ट से, वाई को ए पॉइंट से दौड़ाना है, यानी स्टार्ट से,
तो जेड को कितना मिलेगा, और टोटल 1000 मीटर की रेस है। तो अब देख लेते हैं, जब y था 960 तो z कितना था 936। तो जब y इज कितना, चलिए यूनिटरी मेथड से करते हैं, y को 1 लिया तो z कितना हुआ 936 बाई 960। तो y को क्या करेंगे 1000 मीटर लेंगे, तो z कितना हुआ 936 बाई 960 इंटू 1000। क्या किया, इफ़, मैं फिर से लिख देता हूँ, इफ़ y इज़ 960 देन z इक्वल्स टू 936। y अपना 960 था, यहाँ पे देखा हमने, उस केस में z था 936। हमें ये बताना है कि y जब 1000 होगा तो z कितना होगा, क्योंकि y और z के बीच में रेस है और y स्टार्ट से दौड़ेगा, यानी कि y जो है z को हेड स्टार्ट दे रहा है, तो y स्टार्ट से दौड़ेगा, मतलब स्टार्ट से मतलब इनिशियल पॉइंट से, और z को स्टार्ट दे रहा है मतलब z को बोल रहा है थोड़ा आगे से चले जाओ दौड़ लेना। तो टोटल रेस तभी 1000 मीटर की होगी, तब y स्टार्ट से दौड़ेगा। तो या इसलिए हमें इस वाले केस को लेके इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि 960 मीटर की जो रेस है y और z के बीच में, अभी इसको कन्वर्ट करना है 1000 मीटर की रेस के टर्म में, फिर आंसर बताना है। ठीक है, तो अब इफ़ y इज़ 960 मीटर देन z इक्वल्स टू 936। तो हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा था बचपन में, इफ़ y इज़ 1 मीटर ले लेते हैं, देन z इक्वल्स टू 936 बाई 960 मीटर, या डिवाइड ही कर देंगे ना सीधा, यूनिटरी मेथड ही होता है। सो इफ़ y इज़ हाउ मच 1000 मीटर, ठीक है, देन z इक्वल्स टू 936 बाई 960 इंटू 1000। ये कितना हुआ, कैलकुलेट करिए, 936 बाई 960 इंटू 1000, ये आपका मिलेगा 975 मीटर्स। तो यानी कि ये डिस्टेंस है 975 मीटर्स, यानी कि जब y 1000 मीटर दौड़ेगा तब z 975 मीटर दौड़ेगा। यही बोल रहा है ना, a b, y यहाँ से दौड़ रहा है, z यहाँ से दौड़ रहा है, ये अपना हुआ कितना 975, और ये पूरा कितना हुआ 1000 मीटर, यही तो बोल रहा है ना। तो ये कितना हुआ 1000 माइनस 975 दैट इज़ 25 मीटर। तो स्टार्ट कितने का देगा जेड को, 1000 माइनस 975 इक्वल्स टू 25 मीटर्स, राइट। तो 25 करेक्ट आंसर है। अगर 24 ऑप्शन होता तो बहुत लोग इसमें धोखा खा जाते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 25 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस x टू प्लेस y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x टू y जो है v किलोमीटर पर आवर जाती है, x टू y ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, v देन ओके फ्रॉम y टू x एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2v किलोमीटर। फिर क्या करती है, यू टर्न लेती है यहाँ से y टू x फिर आती है, मतलब ये सेम पॉइंट है, राइट। ये सारे y हैं, ये सारे x हैं। ठीक है, तो y टू x जाती है v किलोमीटर से, v किलोमीटर पर आवर से, आती है 2v किलोमीटर पर आवर से। देन अगेन क्या होता है, अगेन फ्रॉम x टू y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, ठीक है, फिर क्या करती है, फिर एक बार और जाती है, इस बार स्पीड कितनी है 3v। ठीक है, फ्रॉम y टू x एट एन एवरेज, ठीक है, फिर उसके बाद वापस भी आती है, ये वाली स्पीड कितनी है 4v, राइट। ये सारे x हैं, ये सारे y हैं, ये सारे y मतलब ये सारे y सेम ही पॉइंट हैं, बस मैंने इनको ड्रॉ अलग अलग किया है बताने के लिए कि अलग अलग जो जर्नी है वो दिखाने के लिए। ये जर्नी 1 है, ये जर्नी 2 है, ये जर्नी 3 है, ये जर्नी 4 है, राइट। तो अब हमें बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन द एंटायर जर्नी। तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया था, एवरेज स्पीड कभी भी निकालना हो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या था वो, मतलब इसके मैंने केसेस वगैरह करा दिए थे कि केसेस, ऐसा केस हो तो ये आएगा, वैसा केस हो तो वो आएगा, बट मैंने निकालने का जो मेथड बताया था आपको वो याद रखना है, वो ज़्यादा काम का है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने टोटल, डिवाइड बाई टोटल
टोटल का ध्यान रखना है कि टोटल वर्ड जब होना चाहिए, टोटल टाइम टेकन। राइट, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है। हम x टू y जो डिस्टेंस है, x टू y डिस्टेंस को हम l एज्यूम कर लेते हैं कि ये लेंथ है l। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, बताइए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, एक बार x टू y गया तो l हुआ, देन y टू x आया एक और l है ना, तो 2l हो गया। देन x टू y फिर गया, एक और l ऐड हुआ, 3l हो गया। देन y टू x फिर आया, एक और l ऐड हो गया, कितना हो गया 4l। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 4l। टोटल टाइम टेकन, यूजुअली टाइम टेकन लिखने में थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, इसने स्पीड दी है। तो अपने को पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये फॉर्मूला मैंने बोला था कि आप इसको भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। याद किस टर्म में किया था, स्पीड के टर्म्स में, कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। बाकी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड सीधे आ जाएगा भाई। स्पीड को मतलब टाइम को यहाँ से इधर भेज दिया, स्पीड को यहाँ से इधर भेज दिया, राइट। ये सब आपको मालूम है। तो टाइम हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो जर्नी 1 थी, J1 जिसको हमने लिया, x टू y फर्स्ट टाइम गया, उसमें एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है तो उसकी डिस्टेंस लिखो l। डिस्टेंस तो l ही कवर कर रहा है हर बार। और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फर्स्ट टाइम की वेलोसिटी थी v, तो l बाई वी कर दो। देन सेकेंड जर्नी का देखते हैं कि भाई y टू x आया तो कितना टाइम लगा, तो y टू x लेंथ कितनी है l, वेलोसिटी कितनी है y टू x, ये यहाँ पे दिया हुआ है 2v, है ना। y टू x एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2v, तो 2v। देन नेक्स्ट वाले में भी डिस्टेंस l है, x टू y जाएगा, डिस्टेंस हर बार सेम रहेगी तो वो भी l है, बट यहाँ पे स्पीड कितनी थी 3v, है ना। ये यहाँ दिया हुआ है ये 3v, कौन से केस में, x टू y। देन अगेन उसने क्या किया, y टू x गया 4v की स्पीड से, प्लस l बाई 4v। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, टोटल टाइम टेकन हो गया। तो बस अपना यहीं से आंसर निकालेंगे, 4l बाई, नीचे हम ये लिख रहे हैं टोटल टाइम टेकन, इसमें से मैंने l पहले ही कॉमन ले लिया है तो l बाहर आ गया, तो 1 बाई v प्लस 1 बाई 2v प्लस 1 बाई 3v प्लस 1 बाई 4v, राइट। l आप कैंसिल कर दो। तो अभी ये अपना बन गया कुछ। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है थोड़ा सा कि एग्जैक्टली सिंप्लीफाई करके इसको कैसे लिखेंगे, देखते हैं। 4 बाई 1 बाई v 1 बाई 2v 1 बाई 3v 1 बाई 4v, इसको डायरेक्टली भी लिखना हो लिख सकते हैं आप, है ना। आप कुछ लोग को डायरेक्टली लिखना आता है वो लिख सकते हैं, है ना। बट हम यहाँ पे मेथड से देख रहे हैं कि कैसे करना है, अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो सिंपली क्या तरीका होता था, अगर इन सबको ऐड करना है तो अब इनके, क्योंकि फ्रैक्शन है तो क्या करते थे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे। तो पहले बताइए एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, या अभी हम एक बार नंबर सिस्टम पूरा कवर करेंगे तो उसमें फिर से एलसीएम डिस्कस करेंगे, राइट। तो बाकी एलसीएम मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 1 में थोड़ा किया था, लेक्चर 3 में थोड़ा किया था, ठीक है। तो v अपने, ठीक है, 12 आ गया, 12v आ गया, सॉरी, है ना। यहाँ पे v था, 2v था, 3v था, 4v था, 12v आ गया। v कॉमन है तो v तो आएगा ही आएगा, नंबर्स अलग अलग थे तो नंबर्स का एलसीएम 12 आया, और v तो कॉमन ही है तो v भी आएगा। अब आप ऊपर देखिए, ऊपर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे था v, अभी सबके डिनोमिनेटर में 12v है, ये इसका मतलब यही हुआ ना, 12v है मतलब सबके डिनोमिनेटर में 12v है। तो अभी ऊपर कितना हो जाएगा, क्योंकि नीचे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया ना, पहले v था अभी है 12v, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर है कितना 1, तो इंटू 1 करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट नीचे पहले 3v था डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 1 था, अभी डिनोमिनेटर में कितना है 12v, क्योंकि 12v सबका कॉमन डिनोमिनेटर है, राइट। कॉमन डिनोमिनेटर लेने के लिए तो एलसीएम लिया है, तो बस इसको 12v कर देते हैं। मतलब ये डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए करते हैं ताकि हम इनको सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर पाएँ, है ना। इसको हर को बराबर करते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं और न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, ठीक है। तो 2v था, 2v से 12v हुआ तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ, देन 3v था, 3v से 12v हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ,
देन 4v था, 4v से 12v हुआ तो 3 से फिर मल्टीप्लाई हुआ। अब ये देखिए कितना आता है, 4 अपॉन कितना होगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 12v। ओके, सो 4 इंटू ये क्या होगा 12v ऊपर चला जाएगा, क्यों, है ना, 2 बार, आपको पता ही है ये इसके डिवीज़न में है, डिनोमिनेटर में भी डिवीज़न में है, तो डिनोमिनेटर में अगर डिवीज़न में है तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। या ऐसे कह लीजिए ना कि 2 बार डिवाइड है, तो जो 2 बार डिवाइड होता है तो वो इनिशियली ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, जैसे भी याद करने कर लीजिए। बट ये हाँ ठीक है, मतलब करना ये है, ये याद रहना चाहिए आपको, जैसे भी समझना है, जैसे भी अपने दिमाग में रखना है रख सकते हैं। मेन मतलब बेसिक यही है कि अब भाई डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड है तो न्यूमरेटर में जाके सीधा सा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 इंटू 12v डिवाइड बाई 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 25, तो कितना हो गया 48/25v। तो 48/25v आता है अपना, क्या आता है ये एवरेज स्पीड। तो देखते हैं एक बार कितना आया था 48/25v। क्या दिया है, इज लेस देन v, गलत है ना, ग्रेटर देन v है। लाइज बिटवीन v एंड 2v, हाँ तो अब ये देखिए v से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि अगर ये 25/25v होता तो ये v के इक्वल होता, बट ये 48/25v है, यानी कि v से बड़ा है। और ये 2v कब होता, 2v होता जब 50/25v होता। ये अगर 50/25v होता तो इसको बोलते 2v, बट एक्चुअल में है कितना 48/25v, यानी कि 2v से तो कम है और v से ज़्यादा है, क्योंकि v होता 25 होता 25/25v पे, राइट। तो यानी कि v से ज़्यादा है, 2v से कम है, तो b इज़ द राइट आंसर। बाकी तो ठीक है, 2v से बड़ा है, 3v से बड़ा, 4v, वो तो बेकार है। ठीक है, तो 2v v से बड़ा है, 2v से छोटा है, राइट। तो ये भी थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था, तो b इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, a man takes half time in rowing a certain distance downstream then upstream. What is the ratio of the speed in still water to the speed of the current? अब ये बोट वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में ही, कि बोट वाले प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। पहली बात तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मतलब जिस तरह से रिवर फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन के उल्टा जाना। डाउन स्ट्रीम तो ठीक है, उल्टा हो जाएगा, अलोंग द स्ट्रीम, राइट। डाउन स्ट्रीम मीन्स अलोंग द स्ट्रीम, जैसे जा रही है या अलोंग द रिवर, जो भी रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हेल्प मिलेगी। तो ये अलोंग द रिवर है। अप स्ट्रीम क्या है, उल्टा, अगेंस्ट द रिवर या अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर या अगेंस्ट द स्ट्रीम, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि मैन की जो स्पीड है, इन स्टिल वाटर, उसको v मानते हैं। स्पीड ऑफ करंट है ना, करंट भी बोल सकते हैं, धारा पानी की, कितना है u। जो अगर बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रही होती है ना, वाटर बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा होता, तो मैन की स्पीड होती v, यानी कि v स्पीड से चल रहा होता है इफेक्टिवली। और हाँ ठीक है, एंड तो जब फ्लो नहीं हो रही होती तो करंट की स्पीड क्या थी, 0। बट अभी फ्लो हो रहा है तो हमें स्टिल वाटर में हमने लिख लिया स्पीड की, करंट नहीं होती तो कितना होता, एंड u लिख लिया किसको, स्पीड ऑफ द करंट को। अब हमें लिखना है डाउन स्ट्रीम वाला। डाउन स्ट्रीम का मतलब आपको क्या, डाउन स्ट्रीम का मतलब अलोंग द फ्लो। तो अलोंग द फ्लो जाएगा तो फ्लो उसको हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब रोड पे भी मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चला रहे हैं, अगर जिस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं उसी डायरेक्शन में तेज़ हवा चलने लगे तो आप देखिए साइकिल चलाना ईजी हो जाता है, आप फास्ट चलने लगे साइकिल, है ना। अगर इसका उल्टा होता है कि आप जिधर को जा रहे हैं उसके अगेंस्ट एयर चल रही है तो आपको मुश्किल होगा। तो मतलब ये तो है कि जिसको सबने एक्सपीरियंस करा होगा, बोट का सबने नहीं करा होगा एक्सपीरियंस, बट बोट भी तो सेम है ना,
बोट भी अगर चल रही है उधर ही को बोट भी कुछ ना कुछ कैसे भी करके फोर्स मतलब एक्सटर्नल एजेंट कोई उस पर फोर्स लगा रहा है बोट को एक डायरेक्शन मूव कराने के लिए, भले से वो कुछ मोटर के थ्रू हो या जैसे मैनुअल हो, और करंट भी उधर कोई फ्लो हो रहा है। तो बोट का जो भी एक्सटर्नल एजेंट है वो क्या कर रहा है, वो जो वाटर है उसके रेस्पेक्ट में बोट को आगे मूव करा रहा है, और वाटर जो है वो खुद मूव कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट। तो टोटल हम देखेंगे जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो टोटल जो स्पीड आएगी फाइनल इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू वाली चीज़ भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या होता है, क्यों बार बार इसको यूज़ करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस वगैरह है, राइट। तो हम अगर कोई भी स्पीड बता रहे हैं इन जनरल तो हम भाई विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी जो भी उसी के हिसाब से बताएंगे जो रुका हुआ है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में बताते हैं तो अर्थ में भी क्या कुछ तो अर्थ में मूव करता रहता है, तो हम अर्थ में जो सरफेस है अर्थ की उसको ये सब कैलकुलेट करने के लिए स्टेशनरी मानते हैं। स्टेशनरी नहीं होती आपको पता है ना, वो भी रोटेट करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती हैं, दोनों मोशन होती रहती हैं, बट आपको बस ये कैलकुलेट करने के लिए सब स्पीड वगैरह आपको अर्थ को भी स्टेशनरी मानना है, राइट। तो हम उसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं कि भाई हाँ इसकी इतनी स्पीड है। अगर आपकी मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि वो जो बाइक जा रही थी उसके रेस्पेक्ट में मेरी साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर जा रही, नहीं है। आपकी स्पीड जो अर्थ है जो कि स्टेशनरी है उसके रेस्पेक्ट में उतनी है, राइट। तो अभी इस रेस्पेक्ट वाली बात फिर से बता दी मैंने। तो डाउन स्ट्रीम में आपको बताना है कि डाउन स्ट्रीम में नेट स्पीड कितनी होगी। तो डाउन स्ट्रीम में जब फ्लो के लॉन्ग जाएगा तो भाई स्पीड तो ज़्यादा हो जाएगी ना, फ्लो भी उसको हेल्प कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट भी हेल्प कर रहा है, तो v प्लस यू। अप स्ट्रीम में बहुत ही ऑब्वियस है v माइनस यू। इसको कोई u माइनस v मत कर देना, मतलब अगर आप u अज्यूम कर रहे हो स्पीड ऑफ करंट को और v स्पीड अज्यूम कर रहे हो स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ मैन को, तो आपको v माइनस यू करना है। उल्टा करो तो कोई बात नहीं, मगर अगर अजम्पशन ही आपने अलग लिया है कि इसको u इसको v माना है तब कोई बात नहीं, बट अगर आपने सेम अज्यूम करा है तो v माइनस यू होगा। तो आप हमेशा यही करिए, हमेशा करंट की स्पीड को या फ्लो की जो भी ये सब स्पीड है इनको हमेशा u ही मानिए, तो कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, राइट। हमेशा इनको u मानिए, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मैन की स्पीड को हमेशा, मैन या बोट या जो भी है उनकी स्पीड को हमेशा v मानिए, तो हमेशा v माइनस यू करना है। जो इसकी वेलोसिटी ऐड करने के बाद, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है करने के बाद, करंट की वेलोसिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इफेक्टिव बोट की या मैन की वेलोसिटी है वो कितनी आती है वो लिखना होता है, तो वो v माइनस यू होता है। तो ठीक है, v प्लस यू v माइनस यू हो गया। तो क्या बोल रहा है, अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन द अप स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम इसको टी मान लेते हैं और अप स्ट्रीम के टाइम को टी यू मान लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है वो आधा है अप स्ट्रीम के टाइम के। तो ठीक है, कर देते हैं। ये हमें दिया हुआ है कि टी डी इक्वल्स टू हाफ टी यू, मतलब डाउन स्ट्रीम का टाइम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। तो अब हमें तो पता तो वेलोसिटी थी, मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो वेलोसिटी अज्यूम किया था। अच्छा, वेलोसिटी अज्यूम क्यों किया, जो हमें सब कुछ टाइम में दिया हुआ है, क्योंकि उसने पूछा वेलोसिटी है इसलिए हमने वेलोसिटी अज्यूम किया, राइट। इसने टाइम का रेशियो कुछ दिया हुआ है, डिस्टेंस के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, बट हमने अज्यूम कर लिया स्पीड, तो स्पीड इसीलिए करा है अज्यूम क्योंकि इसने स्पीड के कुछ रेशियो पूछे हैं, राइट। तो अभी टी डी इक्वल टू हाफ टी यू भी हमें पता है, हमें ये पता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है। हम इसको लेंथ मान लेते हैं टोटल, इधर करते हैं, हाँ टोटल लेंथ जो उसको क्रॉस करनी है। अब ये अगर वो मैन है तो वो पूरी नदी की नहीं है ना कि आप पूरी ब्रह्मपुत्रा से सीधे क्रॉस कर जाओ, उसका नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जहाँ तक वो ट्रैवल कर रहा है उसकी लेंथ है, राइट। तो टोटल लेंथ जो मैन ट्रैवल कर रहा है वो एल है। तो अब बताइए कि डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, टी डी अगर बोलें तो कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई वी प्लस यू, भाई डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड होता है। अप स्ट्रीम का टाइम दैट इज टी यू इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई वी माइनस यू टाइम, राइट। तो हमें क्या पता था, टी डी इक्वल्स टू हाफ टी यू, टी डी इक्वल्स टू हाफ टी यू, ये हमें पता था। टी डी कितना है, एल बाई वी प्लस यू इक्वल्स टू हाफ एल बाई वी माइनस यू। एल कैंसिल आउट हो गया, टू को इधर भेज दीजिए,
2v माइनस यू दोनों इधर भेज दीजिए। 2v माइनस यू इक्वल्स टू v प्लस यू, दैट इज 2v माइनस 2u इक्वल टू v प्लस यू। हमारे पास अभी तक फाइनल ये है, ठीक है, यहाँ पे करते हैं 2v माइनस 2u इक्वल्स टू v प्लस यू। अब v को इधर ले आइए और u को इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो गया 2v माइनस v इक्वल टू u प्लस 2u, है ना, 2u को इधर भेज दिया तो माइनस से प्लस हो गया, v को इधर ले आए तो प्लस से माइनस हो गया, तो कितना हो गया v 3v। तो v बाई यू कितना हो गया 3:1, यानी स्पीड ऑफ द मैन इज टू स्पीड ऑफ द करंट 3:1 है। तो अब देखते पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर। स्पीड इन स्टिल वाटर कितना था, v हमने एज्यूम किया था, टू द स्पीड ऑफ करंट, यानी कि v बाई यू ही पूछा है, तो 3:1, 3:1। अभी इसमें कोई जल्दीबाजी में 1:3 नहीं लगाना है ना, ये कर सकते हो आपकी u बाई वी निकाल लो कहीं गलती से और उसको 1/3 लगा दो। तो पहले एक बार देख लेना अच्छे से कि क्या पूछा एग्जैक्टली, ठीक है। तो 3:1 है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टाइम एंड वर्क। तो इसमें आपको ये जानना है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है। अभी हम ये केस ले रहे हैं कि कुछ लोग हैं, उनको कुछ टाइम में एक काम कंप्लीट करना है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले रेट ऑफ वर्किंग का मतलब क्या होता है, मतलब वर्किंग पर यूनिट टाइम, ऑब्वियसली रेट है तो पर यूनिट टाइम होगा, मतलब एक आदमी, जो हमने लिया था अभी केस कि कुछ लोग को कुछ टाइम में कुछ काम करना है, राइट। तो इसका रेट ऑफ वर्किंग का मतलब क्या हुआ, एक इंसान एक यूनिट टाइम में कितना काम करेगा। अब यूनिट टाइम क्या हो सकता है, आपका आर भी हो सकता है, आपका डेज भी हो सकता है, आपका वीक्स भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, मिनट सेकंड कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वो चेंज होता रहेगा, राइट, डिपेंडिंग। अब ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि ये कुछ एक एजेंट है या कुछ लोग हैं, ये 1 घंटे में इतना काम करते हैं, 4 घंटे में वो दूसरा वाला उतना काम करता है, तीसरा वाला 8 घंटे में करता है, तो आपको दिख गया ना घंटे में लेना है। अब मान लो मिनट में दिया होता है कि 10 मिनट में इतना करता है, 20 मिनट में उतना करता है, 40 मिनट में उतना करता है, मिनट्स में लेते हैं, सेकंड में तो सेकंड में लेते हैं। अगर ऐसा होता कि है ना आवर्स में होता तो आवर्स में लेते, या दिन में होता तो दिन में लेते कि 8 दिन में इतना किया, 25 दिन में उतना किया, 45 दिन में कितना किया, ऐसा कुछ पूछेगा, राइट। तो आपको यूनिट टाइम का मतलब समझ आ गया कि कुछ भी होगा वो क्वेश्चन देख के हम डिसाइड करेंगे यूनिट टाइम क्या होगा। और वर्किंग एजेंट क्या होगा कि कहीं पे तो लोग होंगे, कहीं पे ग्रुप ऑफ पीपल होगा, कहीं पे कोई सिंगल इंसान होगा, कहीं पे ग्रुप ऑफ पीपल होगा, कहीं पे कोई मशीन होगा, कोई मशीन काम कर रही है, कहीं पे कोई पाइप होगा, कहीं पे मान लीजिए कोई इंसेक्ट ही होगा, इधर उठा के उधर कुछ रख रहा होगा तो उसका वर्क डन निकालना होगा। तो जो भी है यही अप्रोच सब में लगानी है, यही अप्रोच सब में लगानी है कि रेट ऑफ वर्किंग ये हो गया एक। अब हमारे एग्जाम्पल के लिए क्या है, एक आदमी, एक इंसान का एक दिन में जो वर्क है वो हुआ, राइट। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ पीपल से, कितने लोग हैं, तो ये क्या बन जाएगा कि सारे जितने भी लोग हैं उनका एक दिन में कितना काम है, राइट। पहले क्या था, एक इंसान का एक दिन में काम था, इनटू नंबर ऑफ पीपल अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा कि जितने भी सारे लोग हैं उनका एक दिन में कितना काम है। जैसे मान लीजिए अभी एक इंसान है वो एक दिन में काम करता है जिसकी कुछ वैल्यू है 10, कोई भी यूनिट ले लीजिए, 10 जूल नहीं बोल रहा हूँ कि 10 जूल लो, है ना, ये सब लो, वो सब नहीं। अब कोई भी यूनिट ले लीजिए, उसको हम नंबर्स के टर्म में कैसे भी करके दिखा दो, उसकी वैल्यू 10 बोल दो, ठीक है। तो अब वो 10 हो गया। अगर 2 बंदे हैं, मतलब 2 इंसान है तो कितना हो जाएगा 20, 4 हैं तो 40, 8 हैं तो कितना 8 × 10 80, क्योंकि सब 10 करेंगे काम, राइट। तो वही सीधा मल्टीप्लाई किया मैंने। देन अभी हमें ये पता चल गया कि एक दिन में सब मिलके कितना करेंगे। पहले क्या था, एक दिन में एक कितना करेगा, रेट ऑफ वर्किंग इसको बोलते हैं। देन नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई करने का पता चल गया कि एक दिन में सारे मिलके कितना करेंगे। अब हमें निकालना है कि सारे दिन में सारे मिलके कितना करेंगे, तो इनटू नंबर ऑफ डेज भी कर दो ना, समझने के लिए भाई सेम एग्जांपल कि भाई सारे इंसान एक दिन में मिलके कितना कर रहे हैं काम, उसकी कुछ यूनिट, कोई भी यूनिट ले लीजिए, उसको नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करिए। मान लीजिए 20 आ रहा है तो दो दिन में कितना करेंगे 40, 10 दिन में कितना करेंगे 20 × 10 दैट इज 200, राइट। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मतलब याद क्या रखना है, इसको समझ के रखना है। आपको प्रोसीजर ये आना चाहिए कि कैसे क्या रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना था टोटल, तो पहले हमने लिखा एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, फिर हमने निकाला कि सारे आदमी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे,
अब वो क्या होगा, वही रेट ऑफ वर्किंग इंटू नंबर ऑफ पीपल। तो हमने निकाला कि सारे इंसान सारे दिन में मिला के कितना काम करेंगे। तो पहले हमें पता था कि एक दिन में सारे कितना कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चला सारे दिन मिला के सारे कितना काम करेंगे, राइट। तो अभी हम मान लेते हैं कि ए है जो कुछ काम कर रहा है ए डेज में कंप्लीट कर रहा है, मान लो। बी जो है वो बी डेज में कंप्लीट कर रहा है ना। अभी हम जैसे ए को एन मानते, एम मानते या बी को एन मानते, वो भी ठीक था, बट अभी मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है क्योंकि ऐसा है, अगर आप एम एन मानते अभी दो ही है तो ठीक है, ज़्यादा हो जाते थोड़ा दिक्कत हो जाती है। एग्जाम में किसी एग्जैक्ट का पूछ लेता है कि ए का बता दो बी का, तो आपको एक बार ये जो मान लीजिए एम एन पी है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी मान रखा है, तो आपको जो वेरिएबल आपने अज्यूम करा है उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जाके वेरीफाई भी करना पड़ता है कि हाँ भाई एम किसको माना था, चलो देखते हैं, जेड किसको माना था देखते हैं। यहाँ पे अगर आपने ए दिया हुआ है और स्मॉल ए लिख लिया, बी दिया हुआ है स्मॉल बी लिख लिया, तो आपको दोबारा कभी वेरीफाई नहीं करना। आपको पता है ए का तो ए को ही माना था, मतलब एक बार इसको पहली बार आप करोगे तो तब भी आपको थोड़ा डाउट लगेगा कि ए को पक्का ए वाला माना था, देख लेता हूँ। बट आप जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आपको फिर चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको पता भाई ए स्मॉल मतलब कैपिटल ए वाला जो एजेंट है, यानी वो कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ मशीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पाइप हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, उसको हमने ए माना था। और कैपिटल बी वाले का हमने काम माना था कि भाई नंबर बी डेज में कंप्लीट करेगा, तो हमें वेरीफाई करना ही नहीं है जाके, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वर्क निकालते हैं। तो ऐसे देखते हैं, वर्क डन बाई ए इन वन डे कितना होगा, इसी को बोलेंगे ना फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन, वन बाई है ना, इसको लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई ए इन वन डे कितना हो जाएगा, 1/a। ए को काम करने में मतलब कैपिटल ए को काम करने में स्मॉल ए डेज यानी कि ये ए डेज लग रहे थे, तो हमें ये बताना एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/a। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करने में 2 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम करोगे, 1/2 करोगे ना, आधा ही करोगे एक दिन में, आधा आज आधा कल हो गया कंप्लीट। मान लीजिए आपको काम करने में 4 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना करोगे, 1/4 ही करोगे ना, तो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 दैट इज इक्वल टू 1, इतना ही काम करोगे ना। तो ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई ए इन वन डे। सिमिलरली हम लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन WD बाई बी ओके इन वन डे, ये कितना हो जाएगा। अब बी को टोटल कितने, बी को स्मॉल बी डेज लग रहे हैं कंप्लीट करने में, तो क्या हो जाएगा 1/b। अब ये क्या आ गया पहला वाला कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, मतलब कितने काम कर रहा है ऐसे बोले, या काम का कितना फ्रैक्शन कंप्लीट कर रहा है। हम ये भी करते हैं इसमें कि टोटल वर्क को क्या मानते हैं, यूनिटी ना 1 मान लेते हैं। तो जब टोटल वर्क को 1 मान लेंगे तो आप चाहे ये बोलो कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई ए इन वन डे, तो भी 1/a आएगा, या ऐसे बोल लो वर्क डन बाई ए इन वन डे, बिकॉज द टोटल वर्क डन इज व्हाट 1 ओनली। अगर टोटल वर्क डन को 1 नहीं मानना है तो हमें नेसेसरी हो जाता है कि हम इसको बोल लें कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई ए इन वन डे 1/a फ्रैक्शन, राइट। बट अगर टोटल वर्क डन ही हमारा 1 मान लिया हमने यूनिटरी, तो फिर ये चाहे आप इसमें फ्रैक्शन बोलो ना बोलो, समझ मतलब ये आपको ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी बात नहीं थी, बट हाँ समझ आ गया होगा। मतलब समझने के लिए थोड़ा सा बोला था कि बाकी चीज़ों को रिलेट कर पाए थोड़ा, कि मैं कभी बीच में कुछ बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि मतलब जैसे मैंने कुछ बोला तो मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करके मतलब थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ नेक्स्ट टाइम, तो उसका लॉजिक यही होता है। अभी मैं बोल दूँ वर्क डन बाई ए इन वन डे, 90% को कुछ गलती नहीं लगेगी इसमें, बट गलत है वो, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन है यार, ये वर्क डन नहीं है। वर्क डन ये तब होगा जब टोटल वर्क डन इक्वल टू 1 यूनिट मानेंगे, राइट। तो ये इतना हो गया। अब हमें लिखना है कि वर्क डन इन दोनों को साथ में, अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना होगा, या इन ये दोनों साथ में काम करेंगे तो टोटल कितना टाइम लगेगा करने में, ऐसा कुछ क्वेश्चन है पूछते हैं। तो पहले हम ये लिखते हैं ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना वर्क करेंगे। अब कितना वर्क करेंगे या कितने फ्रैक्शन ऑफ वर्क करेंगे सेम होगा, क्योंकि हमने टोटल वर्क को 1 मान रखा है। जहाँ पे टोटल वर्क को 1 नहीं मानेंगे वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन अलग चीज़ होगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इन वन डे अलग चीज़ होगा, और वर्क डन इन वन डे अलग चीज़ होगा, राइट। तो हमें अभी इधर लिखते हैं LHS में कि टोटल वर्क डन बाई बोथ ऑफ देम इन वन डे, दैट इज 1/a ए वाले ने करा, 1/b बी वाले ने करा,
राइट। ये टोटल वर्क डन है 1 डे में, इक्वल टू कितना है, हम मान लेते हैं कि टोटल इनको मिला के n डेज लगते हैं, टोटल इनको मिला के n डेज लगते हैं। तो इन्होंने एक दिन में कितना काम करा होगा, 1/n करेंगे ना भाई। अगर इसको कैपिटल A को A डेज लग रहे थे तो एक दिन में कितना करा, 1/a, फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इन 1 डे कितना हुआ, 1/a। अगर कैपिटल B को स्मॉल b यानी कि b टाइम लग रहा था तो उसने वो एक डे में कितना करा, कितना फ्रैक्शन करा, 1/b। तो अगर n डेज लग रहे हैं, मान लेते हैं ये दोनों अगर काम कर रहे हैं साथ में, तो 1/n हो जाएगा ना फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। और इसको इक्वेट क्यों किया, क्योंकि एलएचएस में भी वही चीज़ लिखा है, क्योंकि A जितना काम करेगा एक दिन में प्लस B जितना काम करेगा एक दिन में, यही दोनों तो वर्किंग एजेंट है ना, तो यही होगा टोटल वर्क डन इन 1 डे। तो टोटल वर्क डन इन 1 डे कह लो, अगर वर्क यूनिटी है इक्वल टू वर्क डन, इधर भी वही लिखा है टोटल वर्क डन इन 1 डे। या अगर वर्क यूनिटी नहीं है तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इन 1 डे, इधर भी फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इन 1 डे, यानी कि बेसिकली इनमें इक्वलिटी होल्ड होती है। तो आपको B पता होगा, A पता होगा, तो आप यहाँ से n निकाल सकते हो, राइट। तो कैसे लिखेंगे, 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/n। ये वाला आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऊपर भेज दें, a प्लस बी बाई ए बी इक्वल्स टू 1/n। ऊपर भेज देगा मतलब क्या है, इसको LCM लिया, ए बी आ गया, अब पहले a था तो यहाँ b मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले यहाँ a था ना, अभी a b, तो यहाँ b मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे b था अभी a b है। ये 1/n आया, तो अब जब हमने ऐसे सिंप्लीफाई लिख ही लिया एक टर्म में, तो इसको n को ही लिख देते डायरेक्ट, 1/n को लिखना, n कितना हो जाएगा, ab बाई a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। तो क्या क्या याद रखना है, 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/n है, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ab बाई a प्लस बी इक्वल्स टू n, है ना, n निकालने को आता है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। अच्छा मान लीजिए अगर 3 होते हैं, a b और एक c भी होता, तो क्या बन जाता फॉर्मूला, सिंपली वही होता कि a ने एक दिन में कितना काम किया, b ने एक दिन में कितना काम किया, या एक यूनिट टाइम में कितना काम किया, और c ने कितना काम किया, इक्वल टू 1/n, है ना। 4 होते तो भाई d को भी रख देते, कुछ भी हो। अब इसको इस टर्म में लिखने मत चला है ना, मतलब लिखने को लिख सकते हो, a b c आएगा इधर नीचे, तो क्या बनेगा, n इक्वल्स टू ए बी सी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्यों आएगा, वही सेम लॉजिक है ना, ए बी सी का LCM लेंगे, तो अभी यहाँ पे a मल्टीप्लाइड है और बाद में हो जाएगा ए बी सी, क्योंकि ए बी सी का LCM क्या, मतलब वैसे एक्चुअल में हो सकता है नंबर हो तो कुछ और है, बट हमें अभी पता नहीं है, तो हम सिंपली ए बी सी ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे बी सी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा, सी ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ए बी। तो मतलब वो कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, उससे अच्छा ऐसे टर्म में रखिए, क्योंकि इस टर्म में आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आपने समझ लिया पूरा इस टर्म में कि भाई ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, सी ने कितना फ्रैक्शन काम किया, इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से नंबर ऑफ डेज आपको पता चलते जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन का कुछ भी आए कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए ऐसा कभी दिया होता है कि एक टंकी है जो कि उसमें 2 पाइप्स लगे हुए हैं, पाइप ए वो वही ए डेज में करता है, ए डेज में फिल कर देगा पूरे को, और बी वाला क्या करता है, बी डेज में इम्पटी कर देगा। ए वाला ए डेज में मतलब स्मॉल डेज में फिल कर देगा, कैपिटल बी वाला बी डेज में इम्पटी कर देगा। तो आप बताइए नेट वर्क डन यहाँ पे क्या होगा बाई बोथ ऑफ देम, इसका क्या हो जाएगा, ए का 1/a, एक दिन में कितना होगा 1/a। बट ये बी क्या कर रहा है, बी भर नहीं रहा है, बी बल्कि खाली कर रहा है, यानी बी नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 1/b। 1/b क्यों, क्योंकि बी डेज में पूरा खाली कर रहा है वो, राइट। क्या किया हमने, ए दिया हुआ था कि भाई ए डेज में फिल करेगा, ए बी 2 पाइप्स हैं, ए डेज में फिल करेगा, बी दिया हुआ था कि बी डेज में इम्पटी करेगा। तो ए का नेट वर्क डन कितना हुआ, नेट वर्क डन पॉजिटिव हम कब लेंगे, कि जब वो कुछ काम जो है कर रहा था, यानी फिल कर रहा था उसको पॉजिटिव लिया है। तो अगर फिल कर रहा था उसको पॉजिटिव लिया है, तो जो इम्पटी कर रहा था उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। बाकी 1/a 1/b कैसे आया वो तो आपको पता ही है कि एक दिन में कितना काम करेगा a, 1/a, एक दिन में मतलब कितना फ्रैक्शन काम करेगा b, 1/b इक्वल्स टू कितना हुआ, फिर से 1/n लिख दो। मान लो ए बी सी हैं, उसमें से ए और बी तो भर रहे हैं बट सी खाली कर रहा है, तो क्या होगा 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c, जो खाली कर रहा है वहाँ माइनस लगाओगे, इक्वल टू 1/n कर दो, यहाँ से इन सबको कर लेना,
n उन्हीं डिनोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो n आपको ये कभी आपको ऐसा नहीं करना है 1/n लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना है, आपको बस ये फ्रैक्शन सॉल्व करना है और जो फ्रैक्शन होगा उसका 1 करके सीधा n आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आया अपना 1/8 इन पूरे की वैल्यू, तो 1/n है तो n क्या हो गया 8। ये आया ये 12/35 इक्वल टू 1/n, तो n कितना हुआ 35/12, राइट। तो आप ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझिए कि 1/a माइनस 1/b है, तो 1 मतलब तो क्यों है, क्योंकि b डेज में खाली कर रहा था, a वाला फिल कर रहा था। यहाँ पे क्या था कि a और b फिल कर रहे हैं और c खाली कर रहा है। जैसे ऐसा होता कि a और c तो फिल कर रहे हैं बट b खाली कर रहा होता, तो यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ माइनस, क्योंकि b खाली कर रहा है यहाँ पे। अब तीनों ही अगर प्लस कर रहे होते, भर रहे होते टंकी, तो भाई ये लो तीनों ही यहाँ भर रहे हैं, राइट। तो प्लस माइनस आपको इस हिसाब से देखना है। अब इसमें तो कुछ लोग बहुत से केस बना के मतलब हर एक क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट जैसा बना देते हैं, अब वो सब याद कर लो, है ना। वो कोई सोल्यूशन नहीं है यार, ये सोल्यूशन है, आपको हर जगह यही चीज़ लगानी है। अब उसने अगर 10 पाइप दे दी ना तो 10 का लिख दो, अब 10 नहीं है 10 का अलग अलग दिया नहीं होगा, ऐसे होगा 5 का 1 है, 4 का 1 है, तो 4 है ना, कुछ इंटू 4 इंटू 5 होके मतलब वो 2-3 टर्म में बन जाएगा हमेशा। तो आपको इसके लिए नहीं कि इतनी पाइप्स हैं तो ऐसे करो, 3 पाइप ऐसे इनलेट वाली हैं, 4 आउटलेट की हैं तो एक अलग केस आ गया, 4 आउटलेट की है 5 इनलेट की है तो एक अलग केस आ गया, 1 आउटलेट की है 2 इनलेट की है, या आउटलेट है ही नहीं इनलेट है, इनलेट है नहीं आउटलेट है, भाई हर एक सारे केसेस हैं। तो आपको मतलब ये सब अब ऐसे बैठ के याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि भाई अगर इनलेट है मतलब भर रहा है तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्लस आएगा, आउटलेट है यानी खाली कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग माइनस आएगा, दैट्स इट, है ना, कुछ और नहीं जानना आपको। तो नेक्स्ट एक चीज़ दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, इफ़िशियंसी वाला। इफ़िशियंसी आपको अगर याद हो तो हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में स्टार्टिंग के सेशन में डिस्कस किया था अभी कि रेट ऑफ वर्क डन कुछ बोला था, है ना, रेट ऑफ वर्किंग पर यूनिट टाइम। तो जो रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम है उसी को हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ वर्किंग या वर्क डन जो भी कह लीजिए पर यूनिट टाइम, या आप इसको ऐसे बोलोगे ना वर्किंग पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम तो भी सही है, रेट बोलने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ वर्किंग भी बोलोगे चलेगा, पर यूनिट टाइम नहीं बोलोगे चलेगा, क्योंकि वो पता है रेट है, क्योंकि रेट बाय डिफ़ॉल्ट पर यूनिट टाइम ही आएगा। रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है रेट, है ना। तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, बट ठीक है मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए दोनों ही लिख दिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्किंग पर यूनिट टाइम इसको बोलते हैं इफ़िशियंसी। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि ए जो है कुछ काम को करता है 4 डेज में, तो ए की, और हमने टोटल वर्क को माना है 1, तो ए की इफ़िशियंसी कितनी हुई 1/4, यही है ना। एक दिन में कितना काम करेगा वो 1/4। अगर टोटल वर्क को हमने मान लिया तो 60, तो कितना हो जाती है एफिशिएंसी 60/4 15, राइट। तो इफिशिएंसी का इतना ऐसा है। अब इफिशिएंसी हम यूज़ क्यों करते हैं, मतलब इफिशिएंसी ज़्यादा यूज़फुल है, बल्कि जो हमने पहले मेथड डिस्कस किया था उससे ज़्यादा यूज़फुल है। वो कौन से केसेस में बताता हूँ, मतलब दूसरा तरीका जो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए डेज में कोई कर रहा है, कोई बी डेज में कर रहा है, कोई सी डेज में कर रहा है ना। ए बी सी 3 एजेंट्स हैं, उनके नंबर ऑफ डेज ए बी सी हैं। तो हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क डन को अभी तक हमने कितना माना था 1, अभी क्या मानेंगे टोटल वर्क को एलसीएम मान लेंगे इनका, एलसीएम ऑफ ए बी सी। अब टोटल वर्क को एलसीएम क्यों मानेंगे, अब वैसे आप बहुत ही बेसिक अगर नंबर सिस्टम के बेसिक न्यूमरेसी वाले कॉन्सेप्ट से देखोगे तो आपको देखेगा भाई एलसीएम कब मानते हैं, जब डिनोमिनेटर को कुछ होता है, मतलब कुछ फ्रैक्शन वगैरह ऐड करने होते हैं तो डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेते हैं और कर देते हैं। यानी कि क्या था, वो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका, यहाँ भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। तो आप या तो उधर से सोच सकते हो, दूसरा ऐसे सोच सकते हो कि हम इफिशिएंसी के टर्म में हमें लिखना है, तो अगर हम टोटल वर्क डन को 1 ही मानते रहेंगे तो इफिशिएंसी तो भाई हमेशा फ्रैक्शन में आती रहेगी, जो कि पॉसिबल, मतलब जो कि डिजायरेबल नहीं है। फ्रैक्शन को सॉल्व करना इज ऑलवेज टीडियस देन सॉल्विंग सिंपल इंटीजर्स, है ना। तो सिंपल इंटीजर्स का डील करना तो ईजी है एज़ कम्पेयर टू द फ्रैक्शन और गंदे वाले फ्रैक्शन। तो वहाँ से भी आप थोड़ा देख सकते हो कि हाँ इसलिए इफिशिएंसी है तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, राइट। अब एलसीएम ही क्यों लेना है, मतलब हमें इसलिए लेना है क्योंकि ए बी सी तीनों का मल्टीपल चाहिए था।
क्योंकि भाई एफिशिएंसी निकालते टाइम 1/a भी आएगा, 1/b भी आएगा, तो समथिंग बाई a भी आएगा, जो टोटल वर्क डन होगा बाई a, टोटल वर्क डन बाई b, टोटल वर्क डन बाई c। तो अब इन तीनों से कैंसिल आउट हो जाए ऐसा कुछ चाहिए, तो उसी को तो एलसीएम बोलते, मतलब वो होता है कॉमन मल्टीपल सीएम। अब एलसीएम एल लगाया मतलब लीस्ट वाला। अब लीस्ट वाला क्यों लेना है? लीस्ट वाला इससे लेना है क्योंकि ये नंबर फिर छोटे आएंगे। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर 1 है पूरा, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 छोटे आएंगे, मतलब है ना, सिंपल 2 4 10 12 जो भी आए छोटे आएंगे। ऐसा नहीं कि 10,000 5,000 आ गया ना, करने को तो मल्टीपल्स कॉमन आएंगे एक के बाद, एक लेवल के बाद। अगर एलसीएम इसका एल है तो 12 है ना मल्टीपल होगा, 12 भी मल्टीपल होगा, 10,000 एल भी मल्टीपल होगा, ये सारे मल्टीपल होंगे, है ना, ABC के सारे कॉमन मल्टीपल होंगे। बट अपने को तो मिनिमम वाला लेना है। ये चीज़ मुझे लग रहा है एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप सर लेक्चर 3 में होगा, देखिएगा एक बार, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया है एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी होती है रेट ऑफ वर्किंग पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना काम उसने किया, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। रेट ऑफ वर्किंग बोल लो या वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल लो, दोनों सेम चीज़ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ वर्किंग पर यूनिट टाइम, मतलब 2 बार मैं लगा रहा हूँ क्योंकि आप ज़रा भी कन्फ्यूज ना हो कि पर यूनिट टाइम नहीं लेना है, मतलब वो लेना ही है पर यूनिट टाइम, है ना, एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ पर यूनिट को, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी वाले केस में टोटल वर्क डन को कभी 1 एज्यूम नहीं करना है, टोटल वर्क डन को क्या एज्यूम करना है, एलसीएम ऑफ ABC। ABC क्या था, एक A कोई एजेंट था वो A डेज में कर रहा था, B कोई एजेंट था B डेज में कर रहा था, C कोई एजेंट था वो C डेज में कर रहा था। तो अपने 2 स्टेप्स हो गए यहाँ पे, एफिशिएंसी निकाल, मतलब एफिशिएंसी डिफाइन कर दिया हमने, एलसीएम ले लिया। तो क्वेश्चन कर देते हैं, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, देन अपने को कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसीज, कैलकुलेट एफिशिएंसी। ये स्टेप 2 है ना, ये स्टेप 1 था, मैं स्टेप फिर से लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट कैलकुलेट टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क को हमें निकालना है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा इस केस में, अभी डिस्कस किया था, एलसीएम ऑफ A, B एंड C, है ना, 3 वाला केस ले रहे हैं अभी कि 3 अलग अलग लोग हैं जो काम कर रहे हैं। देन सेकेंड एफिशिएंसीज, एफिशिएंसीज को कैलकुलेट करना है। तो एफिशिएंसीज क्या हो जाएंगी, टोटल वर्क को, ठीक है, TW से लिखते हैं, बाई A, TW बाई B, TW बाई C। TW क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, एलसीएम ऑफ A, B एंड C। A, B एंड C क्या है, A, B एंड C आर नंबर ऑफ डेज जिसमें कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C अकेले काम को फिनिश करेंगे, उनके वो नंबर ऑफ डेज हैं। तो इस एफिशिएंसी को अगर हम E1 बोल देते हैं, इसको E2 बोल देते हैं, इसको E3 बोल देते हैं, तो हमारे ये 2 स्टेप्स हो गए। मतलब ये 2 स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में ही करने हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि ये बता दो कि ये तीनों मिलके कितने दिन में पूरा वर्क कर देंगे, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गई, या नेट एफिशिएंसी जो भी बोल लीजिए, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये सबकी एफिशिएंसी हो गई। तो इनको कितना टाइम लगेगा, सबकी एफिशिएंसी का मतलब क्या था कि भाई जो भी टोटल वर्क है उसमें से कितना पार्ट हम एक दिन में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए टोटल वर्क है 60 और A को अकेले करने में टाइम लगता है 15 डेज का, तो A एक दिन में कितना काम करेगा, 4, क्योंकि 60 है टोटल वर्क, ये निकल के आता है 60 मान लीजिए, और A है अपना 15, A 15 का मतलब क्या, A को अकेले करने में 15 दिन लगेंगे। तो एफिशिएंसी क्या आएगी, 60/15 दैट इज़ 4। ये 4, हाँ 60/15 4, तो 4 क्या है, 4 है कि टोटल वर्क एक दिन में कितना करेगा, है ना, एक दिन में कितना वर्क करेगा, यही तो एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे दिन है भाई, यूनिट टाइम तो दिन के हिसाब से ले चल रहे हैं, आर होता मिनट सेकंड होता तो वैसे लेते हैं, बट यूनिट टाइम में कितना वर्क करेगा वही एफिशिएंसी है। तो टोटल एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ये है ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा या यूनिट टाइम में, ये जो है बी यूनिट टाइम में एक दिन में कितना काम करेगा, ये है सी यूनिट टाइम दैट इज एक दिन में कितना काम करेगा, सी E3। तो तीनों का सम कर दिया, मतलब तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही हो गया ना, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, बताइए। अब टोटल वर्क अपने को पता है, मान लेते हैं वो TW जो भी था,
देन टोटल एफिशिएंसी दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना। टोटल वर्क, जैसे हमारे टोटल वर्क था 60 और ये E1 प्लस E2 प्लस E3 करके आ गया अपना 30, तो 30 जो वर्क है वो एक दिन में कर रहे हैं तीनों मिलके। तो तीनों मिलके कितने दिन में पूरा काम कर देंगे? 30 एक दिन में कर रहे हैं, अगले दिन भी 30 करेंगे, तो 60 हो गया, 2 दिन। ये 2 मतलब क्या, 60/30। अगर टोटल वर्क होता भाई 150, टोटल वर्क मान लीजिए TW अपना 150 और ये सम कितना है, तीनों का सम कितना है 30। तो अब ये तीनों मिलके 30 डेज में, सॉरी ये तीनों मिलके एक दिन में 30 वर्क कर रहे हैं। टोटल वर्क है 150, तो कितने दिन लेंगे? 30 प्लस 30 है ना 60, देन थर्ड डे के एंड में 90, फोर्थ डे के एंड में 120, फिफ्थ डे के एंड में 150, दैट इज 150/5, 150/30, राइट। तो जो भी टोटल वर्क होगा डिवाइड बाई एक दिन में टोटल कितना वर्क कर रहे हैं, उससे निकल आएगा अपने को नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत तरह से आ सकता है, जैसे हमने एक केस तो ले लिया कि टोटल वर्क निकालना है। मान लीजिए अभी यही पाइप वाला केस होता कि A एंड B तो फिल कर रहे हैं और C जो है वो एम्प्टी कर रहा है ना। फिल कर रहे हैं मतलब भर रहा है, एम्प्टी कर रहा है मतलब खाली कर रहा है, राइट। तो अब क्या हो जाता है यहाँ पे E1, तो नेट हमें निकालना है कि नेट कितना एफिशिएंसी है। जैसे हम पहले क्या करेंगे, हम जैसे पिछले स्टेप में करा था, LCM निकालेंगे ABC का, उसको बोलेंगे कि हाँ ये टोटल वर्क डन है, राइट। देन हम निकालेंगे डिफरेंट एफिशिएंसीज, दैट इज LCM ऑफ ABC, दैट इज टोटल वर्क डिवाइड बाई A, टोटल वर्क डिवाइड बाई B, टोटल वर्क डिवाइड बाई C। ये तीनों एफिशिएंसीज आएंगे E1, E2, E3। देन हम क्या करेंगे, हमें अब यहाँ फिर से वही प्लस माइनस आपको याद होगा, हमने जब वर्क वाला किया था तब क्या किया था, पहले सबका 1/A 1/B 1/C कर रहे थे, बट जब उसमें से एक नेगेटिव वर्क आया, खाली करने वाला आया, तब हमने माइनस कर दिया था ना। तो सही में हम ही करना है, इसकी एफिशिएंसी आ गई तो हमें बस माइनस करना है जो खाली करने वाला नेगेटिव वाला है। तो पॉजिटिव वाला किसको है कि भाई जो फिल कर रहा है, क्योंकि हमें फिल कर रही है कितने टाइम में वही पूछते हैं क्वेश्चन में, ये कितने टाइम में कितने इतने % फिल हो जाएगा, हाफ फिल हो जाएगा, 3/4 फिल हो जाएगा, 1/8 फिल हो जाएगा या कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो फिल करने वाला मोस्टली पूछते हैं, तो हम पॉजिटिव के बाई डिफॉल्ट यही लेकर चलते हैं, भाई खाली करने वाला होगा तो क्या आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, हम ऑप्शन देख के पॉजिटिव वाला टिक कर देंगे, है ना। बट 99% से ज़्यादा केसेस में जब यही पूछते हैं, मतलब है ना, इसमें तो सब यही पूछा है, UPSC में तो यही पूछा है, तो फिर यही करते हैं। तो E1 हो जाएगा कि वर्क डन बाई A इन 1 डे, प्लस E2 हो जाएगा वर्क डन बाई B इन 1 डे। अब वर्क डन क्या है, कितना पानी उसमें डाला, कितना पानी फिल किया, माइनस E3 क्या है कि भाई एक दिन में कितना निकालता है। तो ये नेट आ गया ना एक दिन का, जो मान लीजिए ये 10 लीटर एक दिन में डालता है, ये क्या है 50 लीटर डालता है और ये 30 लीटर निकालता है। तो इसने 10 डाले, इसने 50 डाले, कितना हो गया 80, बट 80 सॉरी हाँ 10 डाले 50 डाले, कितना होगा 60 में से 30 निकल भी तो गया ना E3 के थ्रू, मतलब जो पाइप 3 था जिसको C बोल रहे हैं, जिसकी एफिशिएंसी E3 है, उसके थ्रू निकल भी तो गया 30। तो कितना बचा अपना 30 बचा और नेट। तो एक दिन में कितना काम हुआ नेट, या कितना नेट पानी भरा 30, या ऐसा इसको बोल सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस E3। तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करना है, फिर से वही करना है, टोटल वर्क भाई वही E1 प्लस E2 माइनस E3। अब बताइए अगर बोलता कि 2 वाला नहीं भर रहा है तो भाई 2 वाले को माइनस करके यहाँ प्लस कर देते, है ना, मतलब 2 वाला खाली कर रहा है बाकी भर रहे हैं। अब बोलते नहीं 2 और 3 दोनों ही खाली कर रहे हैं तो ये कर देते हैं, राइट। अब बोलता तीनों ही खाली कर रहे हैं तो इसको ही माइनस कर देते, बट तब तो क्या होता, तब क्वेश्चन ही चेंज हो जाता, तब हम खाली करने वाले को मान लेते काम, तो यानी खाली करने वाले को काम मानते तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस ना। एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी को थोड़ा डाउट भी है तो अभी जब हम क्वेश्चंस करके एग्जैक्ट इनका एप्लीकेशन देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो एफिशिएंसी वाला मेथड मतलब मुझे बेटर लगता है। तो आपको अगर ऐसा करना है कि एक ही चूज़ करना है तो आप एफिशिएंसी वाला मेथड चूज़ करिए, वर्क को उनका LCM मानिए, एफिशिएंसी लिखिए, एफिशिएंसी डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, है ना। ये हर केस में काम करता है, वो वाला मेथड हर केस मतलब काम करना, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ वैलिड नहीं होता, वैलिड हर केस में वो भी होगा, बट हर केस में उसमें कैलकुलेशन इजी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1/A आता है, तो वो होता है फ्रैक्शन, 1/A 1/B 1/C। यहाँ पे क्या आता है E1 प्लस E2 प्लस E3, सिंपली भाई E1 E2 E3 क्या है, इंटीजर आएंगे। क्यों? क्योंकि E1 E2 E3 निकाला क्या हमने, LCM ऑफ ABC/A, तो LCM तो मल्टीपल हो गई, तभी उस मतलब LCM का मतलब ही वही है ना कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसलिए यहाँ पे ये इंटीजर्स आते हैं, छोटे आते हैं, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 करना बड़ा आसान हो जाता है। तो टोटल वर्क हमें पता होता है, LCM पहले निकाल चुके होते हैं, टोटल वर्क बाई E1 प्लस E2 प्लस E3 या E1 प्लस E2 माइनस E3 जैसा भी केस है वो करके मतलब आसानी से निकाल आता है। तो इसलिए
एफिशिएंसी वाला करना थोड़ा ज़्यादा बेटर है, तो अगर आप उससे करते हैं तो सही है। दूसरा एक और फ़ायदा है एफिशिएंसी वाला करने का, जैसे मान लीजिए हमें दिया होता कि ए एंड बी जो हैं वो काम करते हैं पी डेज़ में, बी एंड सी जो है वो काम करते हैं क्यू डेज़ में, सी एंड ए जो है वो काम करते हैं आर डेज़ में। फिर से मैं कर देता हूँ, ए एंड बी जो काम करते हैं पी डेज़ में कंप्लीट करते हैं, बी एंड सी क्यू डेज़ में कंप्लीट करते हैं, सी एंड ए आर डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये बताना है कि जब ए बी एंड सी तीनों काम करेंगे तो कब कंप्लीट मतलब कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम ऐसे मानते हैं कि भाई ए जो है अकेले अगर करता तो ए डेज़ में करता, बी जो है अकेले करता जो तो बी डेज़ में करता, सी जो है अकेले करता तो सी डेज़ में करता। कंफ्यूज मत होइए इसमें कि ये ए बी सी और पी क्यू आर दोनों आ गया। पी क्या है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं तब पी डेज लगेगा। अच्छा बताइए पी बड़ा होगा कि ए बड़ा होगा? ए बड़ा होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ए है नंबर ऑफ डेज जिसमें ए अकेले खत्म कर रहा है, तो वो देर में होंगे ना। अगर बी भी उसके साथ आ गया थोड़ा जल्दी करा देगा, भले से कम हो उसका कंट्रीब्यूशन, ये पॉसिबल है, बट थोड़ा तो जल्दी कराएगा ना। जितने में ए कर रहा था अकेले उससे थोड़ा सा तो जल्दी करा ही देगा एटलीस्ट, राइट। तो ए एंड बी जो है वो मिलके पी डेज में करेंगे, बी एंड सी जो मिलके क्यू डेज में करेंगे, सी एंड ए जो है मिलके आर डेज में करेंगे। अपने को क्या निकालना है, ए बी सी मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी मिलके करेंगे तो मतलब क्या है, अपने को निकालना है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c निकालना पड़ेगा इक्वल टू 1/n करने के लिए। तो ये 1/n में आपको पता है कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, इसको लास्ट तक रखते हैं, जो आता है ये वैल्यू उसी को बस सीधा 1 करके सीधा निकाल देते हैं। जैसे 1/4 आया तो n इक्वल टू 4, 2/7 आया, अगर इधर ये 2/7 आ गया तो n इक्वल्स टू 7/2, ये आ गया 1/8 तो यानी n इक्वल्स टू 8, ये आ गया 1/30 तो n इक्वल्स टू 30। तो ऐसे इसलिए मतलब 1 को कुछ नहीं करते, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ये आप सोचिए, आप इसको निकाल सकते हैं क्या? हम ये निकाल सकते हैं, है ना, कि a एंड b कितने टाइम में काम करेंगे। तो a एंड b वाला p 1/q 1/r है ना, इसको करके 1/n, बट ये हमें थोड़ी ना निकालना है, राइट। ये 1/n नहीं होगा, ये होगा 1/n कि ए बी सी मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, उसकी इक्वेशन ये होगी रादर देन दिस। बट हमें जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से इस इक्वेशन को हम कंफर्टेबल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको निकालने में तो मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा इम्पॉसिबल है ना, वो पॉसिबल है कैसे कि भाई ए एंड बी का पी है, इनका क्यू है ना, इसको के मानते हैं, के बाई डिवाइड बाई ये दुनिया भर के वेरिएबल लाएंगे, सॉल्व करते करते दो पेज में करने के बाद आपको दिखेगा हाँ ठीक है सॉल्व हो गया। मतलब क्या फ़ायदा है, 5-6 लाइन में करो ना। यहाँ पे एफिशिएंसी वाला मेथड बहुत मतलब वही है जिससे यहाँ पे हो पाएगा। अगर एफिशिएंसी ए की है E1 और B की है E2 तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, है ना। अब इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, क्योंकि P डेज में E1 और E2 मिल के काम कर रहे थे। तो E1 प्लस E2 क्या होगा, मतलब E1 एंड E2 की जो एफिशिएंसी है वही आएगी ना, टोटल वर्क डन बाई P। तो ये कौन सी एफिशिएंसी आएगी, ना तो E1 की आएगी ना तो E2 की आएगी, बल्कि E1 प्लस E2 दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसीज आएंगी। समझ रहे हैं आप, कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी। ऐसे E2 प्लस E3 है ना, B का है मतलब E2, C का है E3, कितना हो जाएगा टोटल वर्क बाई Q। ऐसे E3 प्लस E1 भी हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाई R, है ना। अब हमें क्या निकालना था, E1 प्लस E2 प्लस E3 पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क बाई E1 प्लस E2 प्लस E3 कर देंगे। तो अब क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए आप, है ना, सभी को जोड़ दीजिए। तो क्या होगा E1 प्लस E2 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E3 प्लस E1, दैट इज 2 टाइम्स E1 आ गया, 2 टाइम्स E2 आ गया, 2 टाइम्स E3 आ गया, तो 2 कॉमन ले लो और गया E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू वॉट, ये इसका सम हो जाएगा T1 बाई TW बाई P, TW बाई Q, TW बाई R हो गया, है ना। हमें पता चल गया है, 2 को उधर भेज देंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये क्योंकि हमें TW जो है टोटल वर्क ये पता होगा, मतलब हम निकाल चुके होंगे स्टेप 1 में, और PQR हमें पता होंगे, तो ये कुछ नंबर बनेगा। इतना बड़ा ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, मतलब कुछ ऐसे ABC के टर्म में नहीं आएगा, प्योर नंबर आएगा, राइट। तो इसलिए ये थोड़ा आसान है। मैं एक बार ये फिर से लिख देता हूँ, E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बाई
P, क्योंकि P जो है नंबर ऑफ डेज है जिसमें 1 और 2 यानी A और B मिल के काम कर रहे हैं, तब खत्म हो रहा है काम। E2 प्लस E3 क्या हो जाएगा, TW बाई Q, क्योंकि Q क्या है, Q इज़ द नंबर ऑफ डेज जिसमें B और C साथ में काम कर रहे हैं। देन E3 प्लस E1 इज इक्वल टू TW बाई R, सेम लॉजिक है ना, क्योंकि इसमें 1 और मतलब A और C साथ में काम कर रहे हैं तब R डेज में खत्म हो रहा है। तो हम इसको LHS को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स E1 प्लस E2 प्लस E3। आप ऐड करिए, देखिए E1 एक यहाँ पे आया, एक आपका यहाँ पे आ गया, एक E2 यहाँ पे आया, एक यहाँ आ गया, एक E3 यहाँ आया, एक यहाँ आ गया। तो 2 टाइम्स E1 प्लस E2 प्लस E3 हो गया, इक्वल्स टू कितना, TW बाई P प्लस TW बाई Q प्लस TW बाई R। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ दिस वैल्यू है ना, ये जो भी वैल्यू में ऊपर लिखी है उसी का 1/2 कर देंगे। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 पता चल गया। तो हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ डेज जिसमें E1 E2 E3 कुछ कर रहे होते हैं, मतलब काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाई E1 प्लस E2 प्लस E3। अब अगर मान लीजिए ऐसा पाइप वाइप वाला केस होता, या ऐसा होता कि दो मिलके दीवार बना रहे हैं, एक जो है गिराया जा रहा है ना, उसको पता नहीं क्या ही सवार है, वो गिराया जा रहा है दीवार को, तो भी कर सकते थे कि दो बना रहे हैं तो E1 प्लस E2, तीसरा वाला गिरा रहा है E3 माइनस E3। बट वो वाला केस करने में यहाँ पे आपको इशू आता, क्योंकि सिंपली E1 E2 E3 आपको पता नहीं है, आपको उनका बस समेसन पता है। बट निकाल सकते थे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें E1 प्लस E2 प्लस E3 पता चल गया था ना, ये जो वैल्यू आई थी, और E1 प्लस E2 पता है, तो इसमें से इसको घटा दो, E3 मिल गया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा, E1 मिलेगा, क्योंकि E2 E3 कट जाएगा, E1 बचेगा। इसमें से अगर इस टोटल में से E1 प्लस E2 प्लस E3 में से E3 E1 को घटा दो तो क्या मिलेगा, E2 मिलेगा। मतलब ये थोड़ा अच्छे लोग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, वहाँ पे काम आ सकता है। अभी तो मुझे लगता कि ऐसा आया होगा, बट हाँ ये आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा लेवल अपना बढ़ा रहा है, तो हो सकता है ये आ जाए। तो मतलब ऐसे आप कर सकते हैं, बट अभी मतलब मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ तक ऐसे करना है, टोटल वर्क ऐसे निकालना है, एलसीएम लेके E1 प्लस E2 प्लस E3 वाला काम करना है, देन उसको डिवाइड कर देना है, मतलब टोटल वर्क से E1 प्लस E2 प्लस E3 को डिवाइड कर देना। सिंपली अपने को नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा जितने हम काम कंप्लीट करेंगे तीनों मिल के, राइट। तो आपको अगर कुछ समझ मतलब अगर कोई डाउट हो रहा है कौन सा मेथड लगाएं, तो बहुत ही बेसिक सी बात है, आप हमेशा एफिशिएंसी वाला मेथड लगाइएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा इनलेट आउटलेट का हमने देखा था, थोड़ा जैसे मान लीजिए दोनों फिल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b है ना, इक्वल टू 1/n होता रहेगा, है ना, वो तो आप समझ गए, वो लिख भी नहीं रहा हूँ। अगर दो फिल कर रहे हैं a प्लस बी, तीन फिल कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसा है कि दो फिल कर रहे हैं एक नहीं फिल कर रहा है, a प्लस बी मतलब 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c। अगर ऐसा है कि दो जो हैं वो एम्प्टी कर रहे हैं और एक जो है फिल कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या केस था, मतलब मैंने बोला था शायद कि नहीं फिल कर रहा है, नहीं फिल कर रहा है का मतलब है कि वो एम्प्टी कर रहा है, यहाँ मेरा मतलब था। यहाँ पे क्या था कि दो पाइप्स है दोनों फिल कर रही हैं, यहाँ पे तीन पाइप्स हैं तीनों फिल कर रही हैं टंकी को, यहाँ पे दो पाइप्स फिल कर रही हैं एक एम्प्टी कर रही है, यहाँ पे क्या है कि एक पाइप फिल कर रही है दो पाइप्स एम्प्टी कर रही हैं, राइट। तो ये सब आपको मतलब ये सब अब तक दिमाग में बैठ जाना चाहिए था कि इसका एग्जैक्टली क्या होता है ना, क्या मीनिंग होता है। बाकी इसमें आपको केसेस बनाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ हो कि इसमें कोई टाइम पूछ ले कि भाई कितने टाइम में होगा, तो इसको 1/n करिए, फिर आ ही जाता है अपना, इससे निकाल लेना। या फिर आता है ना AB/a प्लस बी, 2 वाले के लिए याद करने के याद कर सकते हो AB/a प्लस बी। और अगर यहाँ माइनस होता तो क्या आता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, है ना, आपको दिख ही रहा होगा ना, एक ही जगह प्लस है, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ से प्लस आया, तो यहाँ माइनस होता यहाँ माइनस आया था। पर ठीक है, आप ऐसे बस याद रखो, अगर सीधे यही याद रखो 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/n, क्योंकि हर जगह यही लगता है, राइट। इफिशिएंसी पर टर्म में निकालना है वही, वो भी निकाल सकते हो, कैसे वो भी डिस्कस कर ही लिया। नेगेटिव वाला जब बताया था मैंने कि नेगेटिव वाला निकालना तो क्या करेंगे, नेगेटिव वाले के लिए सेम वही नेगेटिव इफिशिएंसी लिखो, E1 प्लस E2 माइनस E3 कर दो। इस वाले केस में E1 प्लस E2 माइनस E3, इसमें E1 प्लस मतलब अगर इस वाले केस में करोगे तो क्या होगा, क्योंकि इसमें ये B और C दोनों ही निकाल रहे हैं, ये B है ना, B और C दोनों इम्पटी कर रहे हैं, मतलब वाटर निकाल रहे हैं टंके से, तो क्या होगा E1 माइनस E2 माइनस E3, नेट वाटर फिल्ड इतना होगा पर डे, तो बस उसके हिसाब से निकाल लेंगे कितने टाइम में पूरा फिल हो जाएगा, राइट। देन ऐसा कुछ है कि
फिल कब होगा पूछा है, और अपना जो फिल करने का रेट है वो कम है इम्पटी करने के रेट से। मतलब इम्पटी वाला रेट जो है, जैसे इम्पटी करने का रेट है वो ज़्यादा है, मतलब इम्पटी करने वाला जो टाइम दिया है वो कम है, फिल करने वाला जो टाइम दिया है वो ज़्यादा है। यानी कि फिल स्लो कर रहा है तो कब फुल होगा, कभी फुल ही नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता ना फुल, राइट। कभी फुल नहीं होगा क्योंकि जितना भी रेट से वो इन आ रहा है उससे ज़्यादा रेट से तो वापस ही जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई टंकी के वॉल्यूम का 4 गुना मैं फुल कर दूंगा और फिर स्टार्ट करूंगा तो बहुत देर तक तो वी के ऊपर ही रहेगा, मतलब बहुत देर तक टंकी के वॉल्यूम के तो ऊपर ही रहेगा, देन वो कम होना स्टार्ट होगा। नहीं, आप मैक्सिमम भर सकते हैं टंकी के वॉल्यूम तक, और टंकी का जो वॉल्यूम है, हाँ ठीक है, टंकी के वॉल्यूम तक हमने भर दिया, देन हमने एक इनलेट पाइप लगाया, एक आउटलेट पाइप लगाया। तो अब जो आउटलेट वाला है उसका रेट अगर ज़्यादा है इनलेट वाले से, तो पाइप थोड़ा सा खाली हो जाएगा तुरंत, फिर वो जो कितना खाली है वो बढ़ता जाएगा, मतलब ज़्यादा खाली होता जाएगा टाइम के साथ, वो कम नहीं होगा। लाइक खाली जो स्पेस है टंकी में वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी, यानी टंकी में पानी कम होता जाएगा टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो हम टंकी का वॉल्यूम तो भर सकते थे, और अब टंकी के और आउटलेट वाला जो इनलेट वाले से अभी उसका रेट ज़्यादा है, यानी आउटलेट वाले में कम टाइम लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे टंकी कभी भी फिल नहीं, कभी भी फिल नहीं रहेगी, पूरा मतलब पूरा फिल्ड नहीं रहेगी या फुल नहीं रहेगी। अब अगर सेम है कि भाई इनलेट वाले का ज़्यादा है आउटलेट का कम है, तो पूछ लिया खाली कितनी देर में होगी, तो आप बताइए कभी खाली हो सकती है? भले से इनिशियली कुछ पानी हो या ना हो। इनिशियली मान लीजिए अगर पानी पूरा फुल है तब तो भाई इनलेट का रेट ज़्यादा आउटलेट का कम है, तो फिर तो फुल ही रहेगी हमेशा, है ना, ओवरफ्लो भी हो जाएगा। बट अगर ऐसा मानते हैं अभी इनलेट का रेट ज़्यादा है आउटलेट का कम है, तो प्रैक्टिकल कंडीशन अगर माने तो टंकी इनिशियली खाली है, वहाँ से केस लेते हैं, तो इनिशियली खाली भी हो, थोड़ी देर के बाद तो कुछ पानी हो, मतलब तुरंत जैसे स्टार्ट किया तुरंत ही कुछ पानी तो हो जाएगा, क्योंकि जितना भी पानी इनलेट वाले से आया उतना पूरा सेम टाइम में, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड के बाद देखते हैं, तो 1 सेकंड में इनलेट वाले से जितना पानी आया उतना आउटलेट वाले से निकल नहीं पाया, कम पानी निकला, राइट। तो कुछ पानी टंकी में रह जाएगा और वो कुछ बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि इनलेट का रेट आउटलेट के रेट से ज़्यादा है। मतलब ये सब मैंने जस्ट ऐसे बता दिया, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको याद करने का या वैसा कुछ नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। प्लस करना होता है कभी, कभी माइनस करना होता है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब यही घूम फिर के यही चीज़ यूज़ होती रहती है, राइट। अभी ऐसे मान लेते हैं कि भाई टंकी का वॉल्यूम है V और रेट है, मान लीजिए हमने नेट निकाला फिल करने का R, तो V/R। हम सेम वही तो करते थे ना, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, यही तो हमने अब तक किया है ना। तो R क्या है? रेट ऑफ फिलिंग ऑफ द टैंक, है ना, टोटल रेट ऑफ फिल ऑफ द टैंक। अगर सबका मिला दे तो उसी को मतलब अगर ऐसे भी चाहो तो कहीं कहीं लिखा रहता है, इसलिए बता रहा हूँ, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं, आज आपको यही करना है, टोटल वर्क डन बाय टोटल एफिशिएंसी। एक ही फॉर्म में याद रखिए, हर जगह अप्लाई करिए। ये नहीं कि जितनी जगह अप्लाई करना है उनके पर्टिकुलर सिंबल्स के साथ उसको स्पेशल केस बना के उसको बाय हार्ट करें और फिर एग्जाम में जाके गलत करके चले आए, कोई मतलब नहीं है इसका। बेसिक्स को समझिए, कभी गलत नहीं होगा, है ना, मैथ्स का यही फंडा, बेसिक को एकदम समझिए। तो आप ऐसे लेकर चलिए, जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद करोगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ बढ़ेंगी और उतना ज़्यादा एफर्ट भी तो लगेगा। फॉर्मूले आपको एकदम एक बार दिमाग में थोड़ी बैठ जाते हैं, बार बार देखना पड़ता है, और अगर एक बार दिमाग में बैठ जा रहे हैं तो फिर तभी हो सकता है जब आपने कॉन्सेप्ट समझाओ। तो कॉन्सेप्ट समझ के बस मिनिमम फॉर्मूले याद करिए, मैक्सिमम समझिए, है ना उनका, क्योंकि मैं जितने बता रहा हूँ कि जो नहीं याद करने उनको सच में याद नहीं करना है, उनके बिना बहुत आराम से, बहुत ईजिली, बहुत कम टाइम में और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 pipes A and B can independently fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. Okay. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने A दिया हुआ है 20, B दिया हुआ है 30, ये किस यूनिट में है? मिनट्स में, राइट। A क्या है? जो पाइप A को, मतलब स्मॉल a क्या है? जो पाइप नंबर A को, दैट इज ये कैपिटल A को फिल करने में टाइम लगता है। फिल करने मतलब कंप्लीटली फिल करने में। स्मॉल b क्या है? जो पाइप कैपिटल B को टंकी फिल करने में टाइम लगता है, मतलब टंकी को कंप्लीटली फिल करने में टाइम लगता है, वो स्मॉल b। तो अपने को ये पता चल गया। अब ये पूछ रहा है दोनों को अगर साथ साथ चला दें तो कितना टाइम लगेगा। यही तो हमने पूरा टाइम किया है ना, हमारा बेसिक फंडा तो यही तो हमने स्टार्ट किया था, अभी तक घूम फिर के यही सब डिस्कस कर रहे थे। तो 1/a + 1/b = 1/n, यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, है ना, यू विल बी एबल टू फाइंड द n।
n जो आएगा वही नंबर ऑफ डेज होगा टू कम्प्लीटली फिल द टैंक इफ बोथ ऑपरेट एट द सेम टाइम। राइट, साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं तो ऐसे होगा। रखते हैं भाई 1/20 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/n। अब इधर फ्रैक्शन को अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सम निकालना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। अब 60 हो गया, पहले कितना था यहाँ 20, तो ऊपर कितना जाएगा 3 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा। पहले कितना था इधर 1, तो इसलिए 1 × 3। इसका देखते हैं, पहले था डिनोमिनेटर 30, अभी कितना हो गया 60, तो 1 × 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ था नीचे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 1/n। देखिए एलसीएम आपको यहाँ भी लेना पड़ा, तो अगर एफिशिएंसी वाला मेथड लगाते तो डायरेक्टली एलसीएम ले लेते वहीं पे, तो वो थोड़ा इजी हो जाता। अभी उससे भी करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे इसको। तो क्या हो गया 3 + 2/60 इक्वल्स टू 1/n ना, 5/60 इक्वल्स टू 1/n। 5/60 कितना हो 1/12, तो 1/12 इक्वल्स टू 1/n, दैट इज n इक्वल्स टू 12 है ना। तो ये अपना हो गया मेथड 1 से 12 मिनट इज द राइट आंसर। अभी हम मेथड 2 एफिशिएंसी वाले से देखते हैं। तो E1 पहले देखते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा, LCM ऑफ A, B दैट इज इक्वल टू LCM ऑफ 20, 30 दैट इज इक्वल टू 60। तो टोटल वर्क अपना 60 हो गया। अब हमें ये बताना था एफिशिएंसी ऑफ 1। एफिशिएंसी ऑफ 1 कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई 1। 1 वाले को कितना 20 मिनट लगता है, 2 वाले को 30 मिनट लगता है। तो बस मतलब 1 वाला मतलब क्या A, 2 वाला मतलब क्या कैपिटल B। तो 60/20 इक्वल टू 3। E2 क्या हुआ 60/30 इक्वल टू 2। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई, टोटल एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई दोनों मिलके यूनिट टाइम। अब देखिए यहाँ पे यूनिट टाइम क्या है, यहाँ पे यूनिट टाइम इज मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लिया है और हमने आगे जितने भी कैलकुलेशन करी है सीधा नंबर उठा के करा है, तो मिनट को ड्रॉप कर दिया है। मतलब मिनट को ड्रॉप किया है क्यों, क्योंकि मिनट इज़ द यूनिट टाइम। तो जितना भी आएगा आंसर सब मिनट के टर्म में आएगा। कुछ भी लिखेंगे हम इसमें, कोई भी टाइम इनपुट देंगे, मतलब कुछ भी देंगे, जैसे A B 2 ही है यहाँ पे, कुछ और भी होता तो उसको मिनट के टर्म में लिखते हैं अगर टाइम है तो, और जो आंसर आएगा वो भी मिनट के टर्म्स में आएगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी E1 + E2 दैट इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5। टोटल एफिशिएंसी 5 है। अब नंबर ऑफ डेज कितना होगा है ना, मतलब सॉरी नंबर ऑफ मिनट्स क्या होगा, यानी कि इसको ऐसे बोलते हैं टाइम सीधा बोलते रहिए, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ आवर्स, ये सब बोलने की जरूरत है। नंबर ऑफ सेकंड, टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 इक्वल्स टू 12 मिनट्स। तो अब देख रहे हैं कि दोनों से आंसर आ गया, बट आपने अगर रियलाइज़ करा होगा तो ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। इस क्वेश्चन के दोनों ही अच्छे हैं, बट ये फिर भी ये बड़े क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कहीं भी है वहाँ पे ये वाला लगता है। तो आपको अगर एक चूज़ करना है तो एलसीएम वाला चूज़ करिएगा, एफिशिएंसी वाला, मतलब जिसमें एलसीएम निकालना होता है टोटल वर्क के लिए, एफिशिएंसी निकाल के ऐड करते हैं। रीजन बीइंग बहुत सिंपल है, E1 + E2 सिंपली ऐड कर सकते हैं, वहाँ 1/, करके ऐड ऑन करना होता है, तो कभी कभी वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर वो उसमें मल्टीपल में हमने दिखा था ना, मल्टीपल में कर दिया A एंड B ऐसे कर सकते हैं, B एंड C इतने दिन में कर सकते हैं, तो इसका बताओ। तो आपको E1 E2 मतलब करने में उससे आसानी होगी, 1/A 1/B 1/C निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो 12 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। A person X can complete 20% of the work in 8 days and another person Y can complete 25% of the work in 6 days if they work together in how many days 40% of the work is completed। ठीक है, कोई X कोई है, वो मान लीजिए कैपिटल X है, कोई है वो कंप्लीट कर रहा है 20% ऑफ द वर्क इन 8 डेज। मैं यहाँ X मान रहा हूँ, X किसको मान रहा हूँ, या फिर चलिए ठीक है आप इसको A मान लेता हूँ, सॉरी X ही मानते हैं, क्योंकि हमारा X मानने का लॉजिक क्या था, ये था कि जो वेरिएबल है जो इसमें एजेंट दिया हुआ है, जैसे कैपिटल X दिया हुआ है और कैपिटल Y दिया हुआ है, तो हम इनकी जो नंबर ऑफ डेज हैं जितने में ये काम अकेले पूरा काम ख़त्म करते हैं उसको हम सिमिलर यही मानेंगे। जैसे X है तो X ही मानेंगे, बस कैपिटल की जगह स्मॉल मान लेंगे, क्योंकि स्मॉल वो लिखना और कंफर्टेबल होता है, राइट। इधर कैपिटल वाई पर मतलब डिफरेंट भी हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल वाई जो पर्सन था कैपिटल X, तो अब कैपिटल X पर्सन और टाइम साथ साथ तो हो नहीं सकता, तो इसलिए स्मॉल x लिखते हैं। अगर आपको फॉर्मली भी कहीं दिखाना हो तब भी स्मॉल x वाला बेस्ट रहेगा। अगर पर्सन भी कैपिटल X है और टाइम भी कैपिटल X मान लिया तो थोड़ा आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा है कि अनदर पर्सन y है तो सिमिलरली y के साथ कर देंगे,
बट अगर हाँ यहाँ स्मॉल एक्स भी होता फ़र्क नहीं पड़ता यार, एग्जाम में आप स्मॉल एक्स ही मान के चलो, अगर पर्सन स्मॉल एक्स है टाइम भी स्मॉल एक्स मानो, फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि अपने को दोबारा लौट के मैच नहीं कराना है कि एक्स किसको माना था वाई किसको माना था, क्योंकि एक्स जो है एक्स को ही माना था, वाई जो है वाई को ही माना था, है ना। आप बार बार अगर यही लोगे तो आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको कभी देखना ही नहीं पड़ेगा घूम के। तो ठीक है, एक्स हमने माना है कि भाई 20% ऑफ वर्क 8 दिन में करता है, तो 100% ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा, 8 इंटू 100/20। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि भाई कोई है वो 30 दिन में पूरा काम खत्म करता है, तो बताइए 20% ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा, तो 30 इंटू 20/100 करा था हमने, राइट। अगर 30 दिन में पूरा खत्म करता है तो 20% खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 30 इंटू 20/100, यानी कि 20/100 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या है कि 20% वाला दिया है कि भाई 8 डेज में करते हैं, और हमें 100 वाला निकालना है, तो 100/20 कर देंगे। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये हम पहली बार शायद कर रहे हैं, मतलब मैं पहली बार करा रहा हूँ, है ना, कि ऐसे उल्टा लिख देना है। तो आपको ये उस टाइम पे इसलिए नहीं बताया, मतलब इसमें से कुछ है नहीं, जो करते हैं उनके तो बहुत ईजी है, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मैथ्स पढ़ी नहीं है कभी, तो उनको सब कुछ एक साथ बता देते तो वो फिर क्या याद करने में लग जाते हैं कि ये भी याद कर लूँ, ऐसा केस होगा वो पुट करूँगी, या ऐसा केस होगा तो वैसे लगाऊंगी। तो वो थोड़ा, क्योंकि वो अप्रोच गलत है मैथ्स पढ़ने के, वो हम चाह भी नहीं रहे, क्योंकि वो आपको आज से याद रहेगा, एक हफ्ते बाद भूल जाएगा, 1 महीने बाद भूल जाएगा। एग्ज़ाम आपका कब है, जून में है, राइट, बट आप समझ लोगे तो ज़िंदगी भर ना बोलो। तो इसलिए अभी मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब तक आपने खुद से किया होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, खुद से नहीं भी अलग से कुछ किया होगा तो भी इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि परसेंटेज तो आता ही रहता है घूम फिर के। तो अब तक वो वाली चीज़ क्लियर हो गई, मतलब वो आप डायरेक्टली ऐसे जैसे क्वेश्चन देखा आपके मन में आ जाना चाहिए, हाँ इतने भाई इतने करेंगे, है ना। अब वो आप इतना कर चुके तो उससे रिलेट करके आप ये भी कर सकते हो सीधा कि 20% अगर 8 दिन में किया था, 100% के लिए कितना, तो 100% चाहिए, तो जितना भी चाहिए उसको ऊपर रखते हैं और जितना पहले दिया था उसको नीचे। यहाँ भी तो ये करा था ना, 100% 30 डेज में था, अब 20% के लिए डेज निकालने थे, तो 20 के लिए निकालने थे तो 20 को ऊपर लिखा था, 100 जो कि दिया हुआ तो नीचे कर दिया था, सेम वही चीज़ है। तो वाई कितना हो जाएगा, वाई क्या है कि 100% ऑफ द वर्क करने में वाई को कितना टाइम लगता है, तो 6 कितने इंटू, अब इंटू क्या करेंगे क्योंकि 6 डेज लगते हैं 25% वर्क करने में, तो 100% करने में कितना लगेगा, 6 इंटू 100/25, दैट इज 6 इंटू 4 दैट इज 24। ये वाला कितना हो जाएगा 5, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40। एक्स आ गया अपना 40, वाई 24। फिर से देता हूँ, एक्स इक्वल टू 40, वाई इक्वल्स टू 24। एक्स और वाई अपने आ गए, ठीक है। अब हमें बताना है, हाँ अभी हमें क्या करना है, एलसीएम वाला मेथड से करते हैं इसको, क्योंकि इस वाले मेथड से और कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे हम 1/n करते थे ना, अब 1/n करने में मुश्किल होगा, हमें वो इसका 20% तो चलो निकाल लिया, बट हमें ये 40% वाला करके तो 1/n ना करके उधर 40/100 इंटू n करना पड़ेगा। मतलब ये बेकार का मेहनत होगी, है ना, मतलब मेहनत होगी, थोड़ा आपको अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ सकता है ज़्यादा। तो एफिशिएंशियल मेथड से करते हैं वो बेटर है। तो एलसीएम निकालते हैं, ये टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 40 का और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो ये 40 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 5, और 80 को कैसे लिखेंगे, सॉरी 24 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 3। अब देखिए 8 दोनों में कॉमन है तो 8 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, 8 इंटू 15 हो जाएगा। 8 इंटू 15 कितना होता है 120, तो एलसीएम 120 है, तो यानी कि टोटल वर्क डन 120 होगा, कि टोटल वर्क हमने 120 माना है। तो ठीक है, अब एफिशिएंसी लिखते हैं ईवन। ईवन कितना होगा, टोटल वर्क दैट इज 120 डिवाइडेड बाई एक्स जो है क्या है, एक्स है 40, और एक्स है क्या कि भाई जो कैपिटल एक्स वाला इंसान था वो कितने दिन में पूरा वर्क खत्म करता है, और स्मॉल वाई क्या था कि कैपिटल वाई वाला इंसान पूरा वर्क खत्म करने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, एक्स 40 है तो E1 आ गया 120/40 दैट इज 3, है ना। E2 कितना है 120/24। E2 अपना था क्या, सेकंड वाले पर्सन की एफिशिएंसी, 120/24 करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 5 मिल जाएगा। तो E1 E2 आ गया, तो टोटल एफिशिएंसी कितने हो गई, ये टोटल एफिशिएंसी है ना, 3 + 5 दैट इज 8। 8 टोटल एफिशिएंसी है और टोटल वर्क डन कितना है 120। अब एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, ये था टोटल वर्क 120,
बट ये बोल रहा है कि भाई 40% ऑफ द वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये बड़ा ध्यान देने वाला था। इसने ये नहीं बोला है कि टोटल वर्क ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, नहीं, टोटल वर्क का 40%। तो जो वर्क करना है ना, वर्क टू बी डन कितना हो जाएगा 120। अब इसका 40% के लिए क्या करेंगे, 40/100 करेंगे और क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हुआ 48 आया ना, 12 × 4 12 × 2 24 × 2 48। तो वर्क टू बी डन 48 यूनिट्स है और टोटल एफिशिएंसी है 8। तो नंबर जो भी है टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, टोटल वर्क टू बी डन बाई टोटल एफिशिएंसी, है ना। फॉर्मूला में बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बोल भी रहा हूँ, है ना। ये मतलब आपको क्लास के बाद बैठ के अलग से नहीं मगना पड़े, है ना, कि मगअप करो इसको, ये फॉर्मूला ऐसे वैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब नहीं करना है आँख बंद करके एकदम रटे जा रहे, नहीं। इसको आराम से थोड़ा चिल माइंड से बैठिए और इसको मतलब थोड़ा मॉर्निंग टाइम में करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मतलब एक बार थोड़ा ध्यान लगा के इसको देखिए कि भाई हो क्या रहा है और करना क्या एग्जाम में, क्वेश्चन में क्या करते हैं, है ना, बेसिक्स क्या है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, दैट्स इट। उससे बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। PYQ खुद से कर लेना, आप टेस्ट वगैरह देना, नंबर अच्छे आएंगे। तो टोटल वर्क टू बी डन कितना है 48, एफिशिएंसी है कितनी 8 टोटल, तो कितना हो जाएगा 6 डेज, यानी कि वो 6 डेज में 40% ऑफ द वर्क कर लेगा। या हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम ऐसे निकाल लें कि भाई 100% ऑफ द वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। तो वर्क है कितना 120, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 120 डिवाइड बाई एफिशिएंसी 8। अब देखिए कितना आ जाएगा 120/8 15 आ जाएगा। 15 टोटल टाइम है टोटल वर्क करने में, बट हमें 40% वर्क करना है। तो जब वर्क 40% करना है और सेम इंसान कर रहे हैं सेम एफिशिएंसी से, तो अगर वर्क 40% है तो टाइम भी तो 40% ही हो जाएगा ना। तो 15 × 40/100 फिर से 8 कितना 6 आ जाएगा, सॉरी, है ना। ये अपना कैंसिल आउट हो गया, ये इधर से निकल गया 2 2 3 × 2 दैट इज 6। तो आप किसी भी मेथड से करें। अब आप अगर सिंपल वाले से करते 1/a 1/b वाला तो उससे भी आता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे भी आता है। बट उसमें वही बताया मैंने जो आपको यहाँ पे, जैसे ये 1/x + 1/y लिखते, अगर आप 1/n लिखते तो आपको ये मिल जाता, ये 15 मिल जाता कि टोटल वर्क खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो 15 निकाल लीजिए और 40% कर लीजिए। या आपको अगर डायरेक्टली करना है तो 1/n नहीं लिख के आपको इसको इंटू 40/100 भी करना पड़ता, राइट। अगर आप 1/n को 40/100 से मल्टीप्लाई कर देते पहले और फिर निकालते, जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला पहले कि 1/x + 1/y = 1/n आता, मतलब 1/n इक्वेशन है और इसमें n आता 15, तो n 15 आता का मतलब क्या है कि ये बोल रहा हूँ मैं 1/x + 1/y = 1/n इक्वेशन है। ऐसे रखते तो अपना ये आता n = 15, मतलब ये कितना होता 1/15 = 1/n। अब मैं क्या बोल रहा हूँ 40% ऑफ वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को 40/100 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इधर, राइट। 40/100 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि टोटल वर्क नहीं कंप्लीट कर रहे हैं भाई, 40% ही कर रहे हैं। तो अब यहाँ से n कितना आ जाएगा 15 × 40/100, है ना, वही आ जाएगा 6। सही में भी कैंसिल आउट किया था, राइट। या आप इस टाइम को निकालिए, 15 डेज है, अब 15 डेज है और सेम एफिशिएंसी से करना है 40% ऑफ वर्क, तो टोटल करने में 100% टाइम 15 डेज लगे 100% करने में, तो 40% करने में कितना लगेगा 15 × 40/100 फिर से 6। तो आप किसी भी तरीके से करो, मतलब घूम फिर के यही आंसर आएगा। मतलब इसमें इस वाले क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ नहीं है कोई बहुत ट्रिक है जो आपको एक ही मेथड से जिसको लगा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई भी मेथड से लगाइए सेम आंसर आएगा, सबसे आंसर आएगा और ऑलमोस्ट इक्वल टाइम में आएगा। बट फिर भी स्टिल आई विल से कि एफिशिएंसी वाले मेथड को प्रेफर करिए, आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा आसानी रहेगी, उससे हर क्वेश्चन हो जाता है। 1/y वाले से हमेशा नहीं हो पाता है, कभी कभी अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा तो अटक जाएगा। अच्छा क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल दिया था कि A एंड B, B एंड C, C एंड A वाला, उसमें दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। तो कभी कभी नेगेटिव वाले में भी बहुत ऐसा दे देते हैं कि मतलब वो कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगी, भले आप इक्वेशन लिख लो बट वो ऐसा फ्रैक्शन आता है कि मतलब दिखता है कि क्या इसको करना छोड़ो, राइट। तो आप बेटर है कि LCM वाले मेथड को ज़रूर सीखें और दूसरे वाले को भी सीख लें, बट एग्ज़ाम में LCM वाले मेथड से करिएगा।
कभी मतलब इशू नहीं आएगा। ओके, सो थैंक यू, है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स।